वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस और पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्कस करने के लिए हमने आज दावत दी है राइटर, प्रोफेसर, स्कॉलर, मुझे भी पढ़ा चुके हैं लम्स में, आसिम सजाद अख्तर साहब। कैसे हैं सर आप? I'm well, thank you so much for having me again. सर, आपको अब हम एक्टिविस्ट से पॉलिटिशियन अपग्रेड करते हैं या अभी भी आप अपने आप को एक्टिविस्ट ही समझते हैं? एक्टिविस्ट लफ्ज भी थोड़ा सा किसी हद तक गंभीरता है। मुझे अगर कोई पूछे तो मैं तो अपने आप को सियासी कारकुन कहूंगा, so I would say a political worker that just flies with me better. इस तरह तो शहबाज शरीफ भी अपने आप को खादिम आला कहते हैं। तो हाँ, वही मतलब खैर आजकल के जमाने में अल्फाज का तो बहुत ही आसानी से हेर फेर होता है, बट सियासी कारकुन का किसी हद तक एक मतलब एक पुराने जमाने से भी एक वास्ता उससे जुड़ जाता है कि जब एक तरह से सियासत को लोग कारोबार के अलावा भी कुछ समझते थे, मुकद्दस चीज समझते थे। क्योंकि आपने अल्फाजों का जिक्र ऑलरेडी कर दिया है, एक जो एफ वर्ड है वो काफी थ्रोन अराउंड होता है, स्पेशली करंट रिजीम के लिए तो बहुत ही ज्यादा होता है। वो वाला एफ वर्ड नहीं जो लोगों की चीखें निकल रही हैं, बट फैशिज्म का जो लफ्ज है उसमें कई हिस्टोरियन जो होते हैं वो कहते हैं आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फैशिज्म एक हिस्टोरिकली बड़े स्पेसिफिक टाइम के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता था, तो जायज़ है करंट रिजीम के लिए फैशिज्म लफ्ज इस्तेमाल करना, इवन अगर आप सिर्फ समझाना चाह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, या इनको हम फैशिस्ट लाइट कहें, क्या कहें इनको? हाँ, ये बात मुझे एक सतह पे तो समझ आती है जब कोई एतराज करता है कि यार आज से जो भी 80-90 साल पहले यूरोप के मकाम पर, जर्मनी में, इटली में, I guess to an extent also in East Asia and in Japan, वो एक वेव था कि वो जो सियासी निज़ाम था उस दौर में, और जाहिर है उस वक्त की जो मईशत थी, उस दौर के समाज की जो आप कह लें कि सकाफती ढांचे थे, वो और आज में बहुत फर्क है। इसलिए वैसे उठकर इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट आई थिंक दैट frankly speaking, again these are just words and आप जो भी लफ्ज इस्तेमाल करें, अगर आप उसमें से कुछ कोई मीनिंग निकालना चाहते हैं, आप कुछ तासुर देना चाहते हैं, तो अगर कोई कहे कि ये आप आजकल के ज़माने में इस दौरे, इस हुकूमत के हवाले से इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो many of the features are definitely hearken to an authoritarian and potentially fascist regime, clamping down on the media and बराए नाम जमहूरी इदारे जो एक्चुअली तो कुछ करते नहीं है या उनको करने नहीं दिया जाता, वहाँ पे बहस नहीं होती, जनरली सिविल लिबर्टीज पर क्लैम्प डाउन करना। There was something specific about European fascism, which was an economic model, जिसमें स्टेट बहुत बड़े पैमाने पे यानी कि चूंकि उस दौर में fascism was response to socialist movements in many ways, मतलब एक reaction था which which emerged because socialism had to be in some ways co-opted, or at least the critical mass जो मजदूर था या जो मेहनत कश थे, उस दौर की मईशत का तो खैर आज हम नहीं कह सकते। अभी हाल में आपने देखा है कि मैंने कल परसों पढ़ा कि जी पता नहीं 25% जिनके एमफिल डिग्रीज हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं। So we don't have anything like the so-called full employment that the fascist regimes managed, partly by going to war. But civil liberties or democracy की erosion की अगर आप बात कर रहे हैं, तो I don't see जहाँ इमरान खान और ताहिरुल कादरी इंकलाब ला सकते हैं, तो अगर कोई तरक्की पसंद बंदा कोई फैशिज्म का लफ्ज इस तरह इस्तेमाल कर भी ले, तो उसमें कोई बहुत बड़ा मतलब नुकसान नहीं है। आप कह रहे हैं इमरान को फैशिस्ट भी सही नहीं मिले, फैशिस्ट भी आधे पके नहीं मिले? नहीं, उनको मतलब and that's something to think about. There is a young segment of society जिनको मैंने अक्सर सुना है कि लोग यूथिया कहते हैं, और वो मुनज़्ज़म भी हैं, वो ऑनलाइन हलकों में I'm sure you've faced the brunt of them on and off like many others who are active in online spaces. तो फैशिस्ट सही मिले नहीं गलत मिले ये तो अलग बात है, लेकिन मिले तो हैं। they have a support base and it's a reactionary coalition जिसमें एक vocal एक नौजवान हिस्सा है जो कि उनके हक में बोलता है। Again, it's similar but yet different from what we saw all those many decades ago, but
These are all similar formations, ideologically, politically. I think my sense is the better, more useful thing for us to do would be to compare to other contemporary regimes. मोदी की regime को हम उसकी क्या dynamics और content है, या अर्दोगान की क्या dynamics और content है, या फिलीपींस में ये डुटेर्टे है जो आयरोज मतलब बिल्कुल खुलेआम ऐलान कर देता कि हम खुलेआम जो है ना लोगों को मार देंगे सड़कों पर. तो इस तरह की these are useful comparisons which would be good to draw. I do want to compare to मोदी, लेकिन क्योंकि आपने कौमी यूथ का जिक्र किया ही है तो कुछ तो मेरिट है यूथ की इस बात में. अगर आप कहते हैं जी क्लैंपिंग डाउन ऑन मीडिया है, अथॉरिटेरियन स्टाइल है, ये प्रीवियस रिजीम्स में भी यही था. अगर हम जुल्फिकार अली भुट्टो की बात करें कि ठीक है ईस्ट पाकिस्तान वाला फैक्टर अगर ना रखें तो वेस्ट पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉपुलर लीडर वो भी अथॉरिटेरियन निकले. तो थोड़ा तो इस बात में मेरिट है कि अगर आप पीटीआई को इन चीज़ों पे फैसिस्ट कहते हैं तो इट्स नॉट लाइक नवाज जो पहले अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे या बीच में मुशर्रफ भी आए. इट्स नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम दोज regimes, or is it in your opinion? No, I mean I think I like that point. I'm always keen, हम आए रोज कोई नया सेवियर के चक्रों में होते हैं. जब अपना ये जो अलायंस जो कि पिछले अरसे में थोड़े अरसे के लिए बड़ी मशहूर हुई, जब पीडीएम जब नवाज शरीफ ने लंदन से बैठकर बड़ी धुआंधार तकरीरें सुनाई हमें, और इन्हीं के जिसमें बादशाह खान का भी हवाला था और शेख मुजीब का भी हवाला था, तो एकदम से, और ये होता है हमारे यहाँ, एकदम से लोग उसको फिर डेमोक्रेटिक सेवियर और पीडीएम के साथ बड़े तवक्कुआत वाबस्ता करने लगे. एंड आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ आवर रीसेंट हिस्ट्री, जो पीटीआई से पहली वाली. एंड आई थिंक दैट्स पार्टली व्हाट यू आर आस्किंग, जो आपने कहा ना कौम यूथ है, यूथ ये इट्स ट्रू, एज अगर आप उनकी जेनेसिस देखें तो वो बेसिकली यही दैट वाज व्हाट वाज सोल्ड टू देम. अब वो आज भी उतना अंदर से उसको तस्लीम करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन व्हाट वाज सोल्ड टू देम इज कि ये जो रेजिम्स हैं जो बार-बार हुकूमत करती हैं ये बेकार हैं, ये करप्ट हैं एटसेट्रा. अब जाहिर है वो करप्शन का पूरा लेक्सिकॉन बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बट ये बात मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ. मिसाल के तौर पे हमारा जो तजर्बा है नवाज शरीफ की साबका हुकूमत की, सन 2015 में उन्होंने इस्लामाबाद की सबसे बड़ी कच्ची आबादी को जिस वहशियाना तरीके से बुलडोज किया, दहशतगर्दी के पर्चे काटे, हमारे पार्टी के लीडर बाबा जान भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों के दौरान जेल गए. साइबर क्राइम्स लेजिस्लेशन जो आजकल सबको लपेट में ले रहे हैं, ये भी नून लीग की हुकूमत का एक तोहफा था. तो certainly this is a wave that we have to understand beyond just one particular government. हाँ, पीटीआई में कोई मुख्तलिफ भी है, पीटीआई कोई अपने अंदर मुनफरिद चीज भी है, लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है. अगर आप मिसाल के तौर पे मुशर्रफ के खत्म होने के बाद 2008 से जो 2-3 हुकूमतें आई हैं, there is a progressive drift, to centralization, to authoritarianism. There's other things too. 18वीं तरमीम आई, other semi pushbacks. लेकिन एक मजमूई आपको नजर आता है, राइट विंग, अथॉरिटेरियन, मिलिटराइजेशन, क्लैंपिंग डाउन ऑन both physical and online spaces. ये सिर्फ पीटीआई के दौर में नहीं. इसकी अगर फ्लिप साइड आर्ग्यूमेंट को भी थोड़ा सा असेस कर लें कि मे बी जो नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे 2013 से 18 वाले नवाज शरीफ उस नवाज शरीफ से बेहतर थे. अगर 2018 में वो आते तो शायद वो 2013 से बेहतर होते. अगर हम इशाक डार से मिफ्ता इस्माइल तक प्रोग्रेशन देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी जब चलना भी शुरू करती है, जब वो कुर्सी से भी उठती भी है, अपाहिज जिसको बनाया हुआ था, तो उसकी आप वापस टांगे तोड़ देते हैं, देखें कि ये अभी भाग नहीं सकती. सो इट कैन नेवर फुली डेवलप. सो इज देयर एनी मेरिट टू दिस आर्गुमेंट एज वेल कि आप अगर चलने दें, पीपीपी से बेहतर पीएमएलएन थी, अगर पीएमएलएन फिर आती तो बेहतर थी, कल को हो सकता है और प्रोग्रेसिव हो जाएं. कैसी भी घिसी पिटी डेमोक्रेसी थी, वी स्टिल गॉट पीपल लाइक मोहसिन दावर एंड अली वजीर इन द पार्लियामेंट even because of that घिसी पिटी डेमोक्रेसी. Yeah, look, I mean, ये तो पुराना एक argument है पाकिस्तान में कि the worst democracy is better than the best dictatorship, or I guess now the best hybrid regime would be the other to democracy, and that's true. I don't think कोई भी
इस मुल्क की तारीख से वाबस्ता या कोई भी जो वाकिफ है, या जो कि कोई सड़कों पे जिंदाबाद मुर्दाबाद जिन्होंने अपनी जवानी लगा दी है काम करते हुए हुकूक के लिए और आमरीतों के खिलाफ, तो वो ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें मेरिट नहीं है। लेकिन I think we also have to, like I said, nuance is I think the name of the game. ये नहीं जरूरी कि हम कहें कि जी बस जमहूरियत हर सूरत में अच्छी है। देखिए ना, अब ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना हमारे लिए कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बज़ाहिर ये भी तो जमहूरी है ना, ये भी तो जमहूरी एक इलेक्शन के जरिए आई। ये एक अलग बात है कि उसको हम कहते हैं कि इस हुकूमत में the level of interference or the level of influence and active sort of day to day, जिसको कहते हैं ना मैन मैनेजमेंट बाय द एस्टैब्लिशमेंट, इज ग्रेटर देन अ नून लीग और अ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट वुड बी इज लाइक यू सेड, क्योंकि वो कई दफा डसे हुए थे, यानी उन्होंने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, उन दोनों जमातों ने 3-3 दफा तजर्बा किया हुआ है। तो जब एक पहली दफा से निस्बत दूसरी दफा वो ज्यादा थोड़े से आकड़ हो गए थे और उन्होंने अपना ग्राउंड स्टैंड किया, तीसरी दफा उससे भी अगली दफा उससे भी ज्यादा। बट नेवरदलेस अगर मैं कहूँ, देखो मैं तो एक बाएं बाजू का सियासी कारकुन, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनमें यानी कि बस ये चलता रहेगा तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज these parties, whatever the differences between them, also share broad similarities. उनका क्लास पे एजेंडा क्या है, उनका जनरली पाकिस्तान के देरीना मसाइल पे फर्क भी है। So like I said, for me it would be about nuancing this argument. Democracy is always better, elections are always better, हर सूरत में होने चाहिए और होते रहने चाहिए, और उसी में शायद उसी तसलसल में हम कुछ न कुछ तो बेहतरी भी देखते हैं। लेकिन also पाकिस्तान should not be seen exceptionally। बाकी पूरी दुनिया में लिबरल डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट का एक बड़ा क्राइसिस है ना। अभी हम मोदी पर आएंगे तो इंडिया क्या, इंडिया में कुछ 70 साल में एक दफा फौजी बगावत नहीं हुई और कोई जर्नैलों ने हुकूमत नहीं की, लेकिन इंडिया की जमहूरियत की हालत आप देख लें। एंड दैट्स नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबल है ना। वेस्ट में ट्रम्प के 4 साल तो हमने गुजार लिए, लेकिन अब देखें ना, ये भी आप देखें कि ट्रम्प जब गया कितने यानी कि आतिशबाजी हो रही थी कि जैसे पता नहीं क्या जबरदस्त काम हो गया कि बाइडेन आ गया। दैट इज आवर लेवल, दैट इज आवर पैमाना कि बाइडेन आ गया तो हम सोच रहे हैं जी वाह कमाल हो गया। सो democracy the world over, liberal democracy or what we call democracy under the rule of capitalism, उसकी limitations और उसकी real democratization of state and society के बड़े शदीद खामियां और के क्वेश्चन मार्क्स हैं उस पे। एक रेडिकल लेफ्ट पॉडकास्ट पे नोम चॉम्स्की आए थे और वो जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे थे तो उनके खिलाफ आर्ग्यूमेंट ये दिया कि अगर ट्रम्प एक और आता है, some radical left members in the US were supporting Trump because they were like, एक दफा फिर से अगर ट्रम्प आ गया वो चीजें इतनी बर्बाद कर देगा कि लोगों के पास फिर ऑप्शन नहीं होगा कि कोई बाइडेन आ सके, फिर आपको एक एक्चुअल लेफ्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा। So do you probably wouldn't ascribe to that idea because a lot of people get hurt in that process, but do you feel कि इस सिस्टम में रहते हुए बेहतरी और एवोल्यूशन की तरफ जाना is short sightedness और foolish और naive, सिस्टम को ओवरऑल ही करना पड़ेगा? Look, I'm foolish, naive की तो मैं बात नहीं करता। I think कि foolish, naive मैं भी था, आज से 10-15 साल बाद के मुकाबले में अपने आप को आज भी foolish और naive कहूँगा। तो there's no objective पैमाना। These are things we learn through our experience, through reading history and so on. I think कि ये बात मुझे समझ आती है कि ये बात भी मुझे समझ आती, जो पहला सवाल था कि तसलसल से कुछ बेहतरी आ सकती है। Why does someone think this? It makes sense, and I agree with it to an extent. I also understand someone saying कि यार सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज होना चाहिए, बिल्कुल खुलेआम होना चाहिए, ट्रम्प जैसा बंदा बैठे। ये तो ऐसा है ना जैसे कोई कहे कि यहाँ पे कोई फौजी आकर मुस्तकिल बैठ जाए तो एक वक्त के बाद मतलब अच्छे खासे प्रो एस्टेब्लिशमेंट वाले लोगों को भी मानना पड़ेगा कि यही हैं जो सब चीज के जिम्मेदार है, जो कि कोई और आता है और बाहर इलेक्शंस होते हैं तो they very skillfully move into the background and let the politicians take the heat, right? All of these things contain a kernel of truth, because वो phenomenon है ना, आप phenomenon को देखते हैं और आप उसके नतीजे में कुछ ना कुछ उसका तज्जिया करते हैं।
बट सर्टनली आई डिसएग्री विद दिस आइडिया कि ट्रम्प जैसे बंदे, देखिए इसकी वजह ये कि ये कोई ट्रम्प का सवाल भी नहीं ना, या ये इमरान खान का सवाल भी नहीं है, ये इंडिविजुअल्स का सवाल नहीं, स्ट्रक्चर्स हैं। अभी हम ताजा तरीन एक 20 साल के जंग के खत्म होने के बाद देख रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर बुश के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ, और 20 साल में जो अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री और कंट्रैक्टर्स ने जो मतलब बिल्कुल मतलब पैसों का सिलाब वहां पे कमाया, you know, this extends beyond individual regimes. So when we think overhauling the system, we have to be careful what we wish for, because it's not so simple कि एक बंदे के आने से और 5 नहीं 10 साल बैठने से वो सब लोग उससे मुतनफर होकर सिस्टम, because actually what I think Trumpism or an Imran Khan phenomenon, what they actually reflect is कि सिस्टम वाकई बेनकाब हो चुका था already, लेकिन उसके नतीजे में कोई प्रोग्रेसिव या दूसरा बिल्कुल ही तर्ज हुकूमत आने की बजाय एक और भी राइट की तरफ चीज गई। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी गारंटी कि अगर आप बहुत ही बुरा सा बुरा बंदा बिठा दें तो उसके नतीजे में हर सूरत में अगला मरला जो है ना अच्छा ही होगा। एंड ना ही एम आई ऑफ दैट बॉडी ऑफ ओपिनियन के लोग जो एक इवन ऑन द लेफ्ट समटाइम्स पीपल से कि बिल्कुल जब लोग भूख से मर जाएंगे तो इनकलाब आ जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। भूख से लोग मरते हैं, फैशिज्म भी आया जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। भूख से लोग मरते हैं तो मतलब बहुत हमारे यहाँ यू नो इफ यू लुक एट फॉर इंस्टेंस जिस हद तक ऑर्गेनिक सपोर्ट है, लेकिन ये जो टीएलपी जैसी फिनोमिनन 4-5-6 सालों में पंजाब सिंध के छोटे शहरों में, many of them are lumpen young men who don't have hopes of a secure livelihood. So भूख के मरने से कोई जरूरी नहीं कि कोई प्रोग्रेसिव बनेगा या राइट लेफ्ट विंग की तरफ जाएगा। हर तरह की चीजें हो सकती हैं। So we have to be careful what we wish for, and that actually brings us to ourselves, right? कि हम कितने मजबूत हैं, हम कितना मंजर आम पर मौजूद हैं, और जब तक आप एक मैस वायबल ऑप्शन नहीं होंगे तो जितना मर्जी सिस्टम की बर्बादी लोगों को नजर आएगी वो जरूरी नहीं है कि वो लेफ्ट की तरफ जाएं, क्योंकि लेफ्ट का एक मैस ऑल्टरनेटिव होगा तो वो जाएंगे। आई थिंक इट्स आल्सो कंटेक्चुअल के यूएस में ट्रम्प से एक पॉलिटिकल अवेकनिंग भी हो गई थी। बाइडन कई सेम चीजें कर रहा है, बॉर्डर्स पे आपने भी देखा होगा कि क्या हो रहा है, बट अमेरिकन अवाम को अब लगता है कि ठीक है हमारा बंदा है, अब हम सो सकते हैं। सो दे नॉट एज क्रिटिकल ऑफ बाइडन, वेयर एज हमारे यहाँ तो थोड़ा उल्टा है कि जब फैशिस्ट लीडर्स आते हैं तो क्रिटिकलिटी भी खत्म हो जाती है। वहाँ एटलीस्ट the American media was, or at least large scale was critical of Trump. मोदी की अगर बात करें, आपने बात किया वो जो इकोनॉमिक चीज़ है वो एक फैशिज्म का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं भी अक्सर मोदी को जब बुरा भला कहता हूँ तो मुझे इंडिया से कमेंट्स आते हैं कि आप उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी देखें। मेरा उनको जवाब ये होता है कि what you're saying is I'm willing to ignore historic potential genocide, क्योंकि जी पानी आ रहा है, बाथरूम मिल रहे हैं, तो मोदी तो इकोनॉमिकली डिलीवर कर रहे हैं। सो वुड यू से कि डिस्पाइट द फैक्ट के क्लेम टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो भी फैशिज्म के जुमरे में आ सकता है? Well, first I'll call this into question. मोदी इकोनॉमिकली क्या डिलीवर कर रहा है? देखें, उस तरह तो इमरान खान भी डिलीवर कर रहा है, सही है कि नहीं? ये नहीं है कि डिलीवरी किसी भी जगह नहीं होती। जब हम किसी समाज को या मईशत को या मुल्क को डिसएग्रीगेट करके देखते हैं तो ये कभी भी नहीं होता कि किसी दौरे हुकूमत में सब या तो सबको फायदा ही फायदा होता है या सबको नुकसान ही होता है। डिलीवरी फॉर and India is a classic case, right? इंडिया के अंदर जो आप पैंडेमिक में देख लें, पैंडेमिक के 1 साल जब से हुआ और पैंडेमिक के 1 साल के अंदर the figure that was quoted, which I actually put into something I wrote recently, 20 करोड़ बंदा जो है ना वो गुर्बत की लकीर के नीचे धकेला गया है। लेकिन दूसरी तरफ यू नो आईपीएल चलाने वाले और बड़े बड़े फ्रेंचाइजेस के मालिक, टाटास और बिरलास, all of the big software outsourcing companies that are you know connected to global capital circuits, वो तो कमाते जा रहे हैं। just the same way कि इसी पैंडेमिक के दौरान आपने देखा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो कुछ यहाँ पे इस मुल्क में मिला और जो आए रोज मलिक रियाज और बेरिया टाउन और इस तरह की स्कीमों का ये because so this is what the reality of our existing capitalist democracies are. They do serve a particular segment of the population,
And Modi is, I think, a classic example of that. Okay, when he can't sell, then he sells hate, right? जब development के gains उस तबके को जो कि पहले से बहुत ज्यादा, मतलब जिसको हम अशराफिया में नहीं उसको शुमार कर सकते, जो कि नीचे से ऊपर जो सो what I would call a middle class aspiration रखता है, जी जी, जो कि अपने अपने माँ बाप से बेहतर जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है, जब तक उसको वो मौके मिल रहे हैं तो फिर तो मोदी इज डिलीवरिंग ऑन हिज प्रोमिसेस ऑफ डेवलपमेंट. और जब नहीं वो होता, वेदर ऑफ कोर्स वी कांट ब्लेम मोदी और इमरान खान फॉर द पेंडेमिक, बट इवन आउटसाइड फ्रॉम द पेंडेमिक एंड द इकोनॉमिक शॉक्स ऑफ द पेंडेमिक, जब वो इनइक्वालिटी प्रोड्यूसिंग पॉलिसीज या वेल्थ कंसंट्रेशन को मजीद तकवीयत देने वाली पॉलिसीज जब उस नौजवान को कुछ दे नहीं पाते, तो फिर आपके पास आसान हाल है ये कहना कि जी मुसलमानों से नफरत करो, ये आपकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं, दलितों से नफरत करो, ये लो कास्ट वाले आपके बर्बादी के जिम्मेदार हैं, जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन और वायलेंस किसी लड़की या औरत पे उतारो. You know, in India is as much of a serious endemic crisis of sexual violence as we do in this country. So these are all indicators of a society that is severely contradicted. So yes, Modi has delivered certain kind of economic growth and development, but that economic growth and development has exacerbated social divides. और उसके नतीजे में फिर नफरत की सियासत उस गैप को पुर करती है. आई वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक बहुत अच्छी बात की. लोगों को लगता है शायद जो ये इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं फैशनेबल पॉलिसीज, ये बहुत अहमक होते हैं. अभी रिसेंटली मुझे किसी ने कहा कि जी वीना मलिक को क्या हो गया. आई वाज लाइक आई एम श्योर दे हैव समथिंग ऑन हर, जिसकी वजह से वो उसको ब्लैकमेल करके ये चीज़ें बुलवा रहे हैं, या कोई वजह है कि खलीलुर रहमान कमर को ड्रामे मिलते रहते हैं. तो मुझे जवाब ये मिला, भाई उनका क्या इंटरेस्ट होगा पेट्रियार्की फैलाने में. एंड आई वाज लाइक उनका ही तो इंटरेस्ट है पेट्रियार्की फैलाने में. एक वजह है ना, फीमेल जर्नलिस्ट लिख रही हैं लेटर कि भाई ये गवर्नमेंट की बाय पॉलिसी पार्टी हमें अब्यूज करती है. तो लोगों को जिनको शायद ये बात समझ ना आए, व्हाट वुड यू से टू देम कि ये पेट्रियार्की का जो लिंक है फ्रॉम दीज रिजीम्स व्हिच आर फैशिस्ट लाइट या फैशिस्ट, वो क्या लिंक है और वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिकली अब्यूज और सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन. Again, in a sense, it's just worthwhile thinking about the word itself, right? Patriarchy. Patriarch होता क्या है? Patriarch हर घर में होता है. एक ऐसे समाज में जिसमें मर्द की बालादस्ती हो और औरत या लड़की या even trans peoples or people who are non-binary do not fit the bill of or are subjected to secondary status. घर के अंदर, workplace में, generally in all social spheres. So that then is something that goes from the smallest unit of a society, घर से लेकर ऊपर हुक्मरानी के निजाम तक, और तमाम उसके दर्जात हैं. स्कूल में भी आपको नजर आता है, आपको वर्क प्लेस में नजर आता है, आपको मीडिया में नजर आता है, so on and so forth. So in a sense it is this very strong idea of and sometimes in fact largely unconscious idea, क्योंकि हम इतनी आदी हैं इस हर चीज के कि ये ऐसा ही होता है कि मर्द और औरत या बॉयज एंड गर्ल्स का जी established जो roles हैं, they are simply never questioned at all stages of this analytical sort of ladder. And so जो दौर जो हुकूमतें जो आजकल हम देखते हैं, they are very much. हम डिलीवरी की बात कर रहे थे और लाइट चली गई. जी सर, तो ये पेट्रियार्की का जो इसका लिंक है, ये सिस्टम का पार्ट ही है, अनकॉन्शियसली ही है, या डू यू थिंक वो डिलिबरेटली भी करते हैं कि विमेन को टारगेट करना एक डिलिबरेट स्ट्रेटजी भी है? नहीं, अनकॉन्शियस तो इसलिए क्योंकि हम सब बचपन से ये सीखते करते प्रैक्टिस और प्ले आउट करते आ रहे हैं, और फिर जब उसको पॉलिटिक्स में, एज यू राइटफुली से, जब पॉलिटिक्स में वेपनाइज किया जाए, जब उसको इन्हीं के तकवीयत दी जाए कि आप you put these women or girls in their place. As I said, it doesn't even have to be in like some kind of organized forum of discussion and debate जैसे online circles में होता है. It takes the form of explicit violence कि आप empower करते हैं अपने गुंडों को, अपने
कारकुनों को, so to speak, they go out and they use violence and harassment as means of articulating that politics. So this is very much part and parcel of contemporary authoritarian politics. के आप एक खास तरह के virile, macho sort of persona को जो आपकी पॉलिटिक्स को एम्बॉडी करता है, वो आपका लीडर होता है, और फिर उसी के तर्ज पे उसको आप खुद भी एम्बॉडी करते हैं by going out and deploying violence or harassment against, and of course it takes the form, it takes, obviously the immediate target are women, but as I discussed earlier, it can also take other forms, right? It can be caste violence or privilege के अंदर वो articulate होता है. हमारे यहाँ it's articulated by targeting religious groups जो mainstream सुन्नी इस्लाम से बाहर हैं. तो ये एक बिल्कुल पॉलिटिक्स में शौरी है, कॉन्शियस है. You're playing to your gallery and you're getting them to obsess about hate and violence and lording it over someone so called weaker than them, because आपके पास उनको देने के लिए सिवाय इसके और कुछ है नहीं. यहाँ पे हैंडसम है, इंडिया में डिस्कस कर रहा होता है, पता नहीं कितने इंच की छाती है, ट्रम्प सबको देख के नजर आ रहा है, फिर भी मेडिकल रिकॉर्ड्स उनको झूठ लाने पड़ते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं कितना माचो मैन हूँ, मैं कितना उबर मान हूँ. आपने बात किया कि इंडिया में भी कंस्टिट्यूएंसी ऑफ हेट को प्रोमलगेट किया जाता है, डिलीवरी नहीं हो रही होती. कल रजा रूमी साहब आए हुए थे और कल उनसे मेरा बड़ा अच्छा एक डिस्कशन हुआ कि अ लॉट ऑफ लीडरशिप इन दिस रीजन लियाकत अली खान को लेकर, लियाकत अली खान से लेकर, क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी, उनकी यूपी में थी, वो यहाँ रूल कर रहे थे, उसके बाद मल्टीपल ऐसे लीडर्स आए जिनकी कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, वोटर बेस नहीं है, तो उसकी वजह से उनको ये क्रचेस का इस्तेमाल करना पड़ा. मजहब का हो, लोगों को एंटी पाकिस्तान लेबल करना हो, अपने आप को मुहिब्बुल वतन दिखाना हो. बट if we look at India, that's not what's happening. Constituency तो है, popular base भी है, and still Modi is doing that. So does that undercut that lack of constituency point a little? देखिए, एक तो again I think it's worth thinking about both of these things. ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है, और पहला जो मुल्क का वजीर आज़म है उसका इंतखाबी हल्का ईस्ट पंजाब में रह गया, मुजफ्फरनगर. तो साफ जाहिर है there are some real concerns कि अगर इलेक्शन होगा तो मुझे कौन वोट डालेगा. ये अपनी जगह एक सवाल है और हमेशा रहा है इस मुल्क की तारीख में, और इसका इस्तेमाल भी हुआ है by non-party elections and all sorts of other ways of defanging electoral processes. But देखो, इलेक्शन, वही जो हमने बात जहाँ से शुरू की ना, इलेक्शन या some kind of procedural democracy का होना भी सब कुछ नहीं है कि अगर ये हो जाए तो पता नहीं फिर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी और समाज में नफरत खत्म हो जाएगी और everything will be hunky dory. That's also, we don't want to attach one outcome to an assumption like that. So इसलिए ये कोई इतनी हैरत वाली बात भी नहीं है कि हिंदुस्तान में, देखिए हिंदुस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान में जैसे पूरी दुनिया में हुआ, एक तो लिबरल या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में पैसा का आना और पैसे का इतना बड़े पैमाने पर उस सारे अमल को मुतासिर करना, ये हर जगह हुआ, हिंदुस्तान में भी हुआ. दूसरी बात ये कि it like in Pakistan, there's very similarities here. Elections often, especially constituency level elections, जहाँ पे आप first past the post system करते हैं, it's very much a pretty cynical exercise कि आप मुख्तलिफ धड़ों को भी जमा करते हैं, आप एक खास तरह के वोट के एवज चीजें डिलीवर भी करते हैं, which and all of this is what we broadly call patronage, right? कि आप patronage के सिस्टम के अंदर एक पैटर्न होता है, वो मुसलसल शक्ल दिखाता है, वो मुसलसल अवेलेबल होता है और उसके एवज उसको वोट मिल जाता है. उसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई आइडिया हो, कोई नजरिया हो, कोई समाज भर के ट्रांसफॉर्मेशन का कोई तस्वर हो, बस वो इमीडिएट वोटर का. एंड दैट हैज हैपेंड सिस्टमैटिकली अराउंड द वर्ल्ड. पाकिस्तान में तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जैसे हमने बात की कि एस्टैब्लिशमेंट ने इतना मैनिपुलेट किया, लेकिन पूरी दुनिया में you have this problem of like ideology having become very marginal to elections. कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि अभी कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करता है. इट्स ट्रू, पार्टी का नाम होता है, पार्टी का कुछ ना कुछ, मसलन जैसे पीपल्स पार्टी हमेशा अपने आप को बनिस्बत दूसरी पार्टियों के will always project itself as pro-poor and progressive.
and some of those there is a vote bank that it can still capture, but on the whole, you know, the evidence is कि हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हुआ है कि वहां पर भी बस पैट्रनेज है, वायलेंस है, पावर है, ताकत है। लेकिन अगर हमने इलेक्शन लड़े हैं, जब हम लोगों के पास जाते हैं इलेक्शन के दौर में, लोग कहते हैं यार आप बहुत अच्छे जबरदस्त हैं, और आप ही होते हैं जब हमारी मुश्किल मुसीबत में आप खड़े हो। लेकिन अब वोट आपको देने का हमें 10 दफा इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि थाना कचहरी में बदमाशी के लिए बंदा चाहिए ना हमें, तो यू नो, सो देयर इज दिस एक्सेप्टेड कॉमन सेंस कि जी पॉलिटिक्स में यही चलता है, और वोटर भी। सो इन दैट सेंस मोदी, यू नो, जनरली आप कंस्टिट्यूएंसी लेवल पॉलिटिक्स देखेंगे, ऐसा भी नहीं है कि आपको कांग्रेस पार्टी में हर तरह का नजरियाती बंदा मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। हर पार्टी में आपको कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे वेरी सॉर्ट ऑफ सिनिकल कंसीडरेशंस। सो इन दैट सेंस, while I understand what Raza was saying कि भी ये पाकिस्तान में तो ये हम डबल वैमिन है कि हमारे पास तो इलेक्टोरल प्रोसेस और इलेक्शन का होना और जमहूरियत का होना भी एक, you know, was conspicuous by its absence। बट हिंदुस्तान में भी जहाँ पे नॉन अलाइनमेंट थी, सेक्युलरिज्म था, नेहरूवियन स्टेट था, सोशलिज्म था, तो ठीक मिड 70s से वो इतना इरोड हुआ है, आइडियोलॉजी भी और पैसा, लोन्स, धांधली, एंड देन एडिशनली अदर फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी एंड नजरियात जो कि फिर जैसे हमने बात की है which allow for the proliferation of hate and violence। एक माइक्रो लेवल क्वेश्चन है, एक मैक्रो लेवल है। माइक्रो लेवल पहले पूछ लेता हूँ। अक्सर जब मुझे लोग रिटॉर्ट ये करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी पाकिस्तान में क्यों हो, लोग इतने जाहिल हैं, लोगों को अपने वोट का नहीं पता, और ये क्रिटिसिज्म हमेशा अर्बन एलीट से आता है। और मेरा जवाब ये होता है कि भाई अगर आप डिफेंस में रहते हैं, बिजली आपकी प्राइवेट जनरेटर से आ रही है, पानी आपका प्राइवेट, सिक्योरिटी आपकी प्राइवेट, आपका स्टेट से तो कोई ताल्लुक है नहीं। एक गरीब इंसान का एक्चुअल स्टेट से ताल्लुक है, तो उसका वोट मैटर करता है। दैट पर्सन votes a lot more intelligently and for his or her self-interest than you। ये आइडियोलॉजिकली तो सही बात कर रहा हूँ मैं, बट ये ऑन ग्राउंड भी सही बात है कि भाई वो ये अर्बन एलीट का कंप्लीट मिसनोमर है। नहीं, आइडियोलॉजिकली तो खैर आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय आइडियोलॉजिकली, बट यू आर राइट, यू नो, इन फैक्ट इट्स नॉट एन आइडियोलॉजिकल वोट, राइट। वो जो बंदा मुझे मुंह पे कच्ची आबादियों में हम 20 साल से इकट्ठे स्ट्रगल करते हैं छत के हक के लिए और बुलडोजरों के सामने खड़े होते हैं, लेकिन वो मुझे मुंह पे कहता है कि यार मुझे वोट नून या पीटीआई को इसलिए देना है बिकॉज आई, यू नो, आई नीड टू बी एबल टू एंगेज द सिस्टम। कल मुझे सेहत कार्ड चाहिए होगा, कल मुझे ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चीज चाहिए होगी, मुझे लोकल थाने कचहरी। I agree, that's intelligence, that's a reflection of the fact कि इस वक्त उस बंदे के पास इसी तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। वो बेशक कोई सोशलिज्म के लिए या एक ऐसी दुनिया के लिए भी वोट डाल सकता है जो कि is something much more in some ways as a horizon, you know, it's further away as an idea, and that's what we will go and always ask people to do। but अगर वो वोट नहीं भी डालता, it's not as if I don't understand, it's not because वो बिल्कुल सही बात है, वो जाहिल नहीं है, वो अनपढ़ होने, ये पढ़े लिखे जाहिलों ने तो हमारे मुल्क को इधर तक पहुंचाया है, ठीक है, जो कि फौजी आमरियतों के और चीफ जस्टिस मसीहों के वो हमेशा इंतजार में रहते हैं कि कोई आकर जादू की छड़ी, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये अनपढ़ होना, ये तो पूरा डिस्कोर्स इज कंप्लीट, मतलब फजूल ही है। और ये आज से नहीं है माइंड यू, ये अंग्रेज दौर से चला आ रहा है कि जो पढ़ा लिखा शहरी बाबू है वो समझदार है, बाकी अवाम देहातों में या कच्ची बस्तियों में जाहिल हैं। And this is of course, and of course backwardness, the ostensible backwardness of the awam is what justifies everything, you know, क्योंकि वो उनको पता नहीं है, वो जाहिल हैं। ये तो एक, this is a long history of this of इस तरह के ideas, and I totally agree with you। ये like I said earlier, ये हमारा challenge है कि why are we not viable options, right? We can't blame people for choosing the incumbents because they have to survive on a day-to-day basis in the system। So ये उनका जाहिल होने का तो बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं इस बात से। ये भी तो चीज अब लेयर्ड है कि जो इलेक्टेबल्स होते हैं वो देखते हैं कि किंग्स पार्टी कौन सी है और वो ज्वाइन कर लेते हैं, और आप कह रहे हैं जो वोटर है वो भी देखता है कि कौन जीत रहा है और उसको वोट दे देता है।
Certainly, because देखो, I think that's what I'm saying ना, that's what I meant, like even आप हिंदुस्तान में देखें, when चलो जिस हद तक भी, but you could argue in India, you know, under Nehru, for the first 20-25 years of that country's history, not 25 years, but about 17 years until Nehru died, you know, India had this, the Indian system talked about grand transformative ideologies. किसी हद तक people supported that. कम्युनिस्ट पार्टियां इलेक्शन लड़ती रही हैं, 20-20, 25-25, 28-28 साल हुकूमतें बनाती रही हैं. And you know, all of that slowly, gradually gave way to a system which was very, as I said, cynical and very much based on everyday forms of patronage. तो इसलिए ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है, ये आपको एशिया में भी मिलेगा, अफ्रीका में भी मिलेगा किसी हद तक. हाँ, अमेरिका या यूरोप में पिछले अरसे में कॉर्बिन और सैंडर्स और ट्रंप के आने के, you know, जब लिबरल डेमोक्रेसी पूरे का जब एक कचूमर निकल गया, तो फिर लोगों ने, आम शहरियों ने, छोटे मोटे पढ़े लिखे लोगों ने, नौजवानों ने एक सवाल करना शुरू किया कि पॉलिटिक्स में आइडियाज वापस आए, आइडियोलॉजी वापस आए. But in our countries, you know, we still don't have a critical mass of people, and I don't think that's any one person's responsibility, any group's responsibility. In fact, that जिस हद तक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पीटीआई वोटर का तो यही है ना, कि हम तो नजरियाती हैं, हम तो पुराने घिसे पिटे चले हुए कारतूसों से जान छुड़ाकर कोई नया पाक. I do believe a lot of the people who are on the fence, who are sort of proto PTI supporters, are now realizing यार ये तो इसमें कोई नया वाला सीन या कोई तब्दीली वाली बात नहीं है. But even then, you know, I can't take solace in that until I prevent them with a viable mass alternative. तो वो और फिर मायूस होकर बैठ जाएंगे जब तक कोई अगला मसीहा आकर फिर से जादू की छड़ी वाली बातें करना शुरू. मुझे यकीन है कि शायद आफरीदी या वकार ज़का में से कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा मेरे मरने से पहले. ये मेरी पेशेंट गोई है. बेटिंग अगर होती है पाकिस्तान में तो करवा लें. आई हैव सीन वेरी रेयर फेंस सिटर्स अबाउट पीटीआई. एक्सट्रीम ओपिनियंस ही आते हैं. मैक्रो लेवल मेरा सवाल ये था, अगर आप कह रहे हैं कि ये लिबरल डेमोक्रेसी में फर्स्ट टू द पोस्ट पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट एसेंशियली बन गया, जिस तरह मिस वर्ल्ड सेलेक्ट करते हैं उसी तरह प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो अगर ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है इन द एज ऑफ सेलिब्रिटी, इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, जहां हमने ट्रंप को भी प्रेसिडेंट बनते हुए देखा, हम मेजॉरिटेरियनिज्म से कैसे बचाएं अपार्ट फ्रॉम जस्ट मेकिंग अ मॉरल आर्ग्यूमेंट कि यार ये गलत है जो आप कर रहे हैं. दैट्स इट, राइट? बट इट्स इफेक्टिव. No, it's very effective. You know, because when, you know, hate sells easily, and when you want a simple explanation for complex matters, and of course in countries like ours, तो हम तो आती है ना, बचपन से क्या, हम तो पैदा नहीं हुए थे जब हमारे से बहुत बड़े लोग जिद्दोजहद कर रहे थे, तो वो मुल्क दुश्मन थे, वो हिंदुस्तान के एजेंट थे, वो NDS के पेरोल पे थे. तो हमारे यहाँ तो ये पुरानी बातें, और अब it's just ratcheted up a notch, and it's easy, you know. So in fact, it's much harder to articulate the complexity of our systems, कि जिसके अंदर इतना आसान नहीं है निशानदेही करना कि ये दोस्त है या दुश्मन है रंग, नस्ल या सिंह को देखकर, बल्कि, you know, you have to look at very many different things. And I think that's something that the left overall globally has struggled with, because 20वीं सदी में left ही था जिसके पास एक, in some ways, a simple politics to present to the people, कि एक तरफ खाओ पियो प्रोग्राम है और एक तरफ भूखे नंगे. You know, class was a universal signifier, and people, you know, and then उसके ऊपर then you could also add हमारे जैसे मुल्कों में कि साम्राज्य मुखालफत या साम्राज्य से आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले भी यही लोग थे अक्सर. आप जब तफसील में जाएंगे हमारे यहाँ तो, you know, I would really encourage you to invite someone like Ali Raza onto your show, who's written a book recently called Revolutionary Past, because it complicates the idea कि आज़ादी की तहरीकें कोई महज मुस्लिम लीगियों ने चलाई थी. मुस्लिम लीग के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे लेफ्ट के लोग मिलते थे जो जगह जगह, बट 20वीं सदी या कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद वो चीज अब हमारे पास नहीं रही. अब वो जो आसान हल है ना, डैम एंड डस वाला, वो एक और ज्यादा रूडिमेंट्री शक्ल में वो कल्चर वॉर्स में या राइट विंग ने ले लिया. वो आप कह सकते हैं वेस्टर्न इस्लाम जैसे पॉलिटिकल इस्लामिज्म में होता है, और फ्रैंकली इवन on the right wing in Western societies, they sell Islamophobia, they reinforce one another. You can do it with Hindutva,
कि जी असल हिंदू राष्ट्र वाले वर्सेस ऑल ऑफ द आउटसाइडर्स जो बाद में हमारे मुल्क को आकर जिन्होंने पोल्यूट किया और उसकी असलियत को खराब की। आप मतलब आसान है ये करना, एंड I think that what we have to do is, well, I don't think the answer to your question is there isn't any easy option for us. I think moving forward, because ये जो लोग, the reason I keep coming back to ये जो यूथिया है, I think that at some point जो बंदा किसी वजह से उसका इंस्टिंक्ट था कि कुछ नया हो, और वो इमरान खान को सेवियर बनाकर अब वो चला रहा है, और अब वो बिल्कुल ही गालम गलोच पर उतर आता है जब कोई इमरान खान पर कोई भी सवाल उठाए। So I think that we have to remember there was an instinct that they wanted something to change. And that instinct is still something we have to be able to communicate with. Not with those people who don't, अब कोई debate की बात ही नहीं करते। लेकिन अभी बहुत सारे है कि ना 22 करोड़ आवाम है, और उसमें से बेशतर नौजवान है इसमें, और अभी काफी कुछ उनकी जिंदगियों में होना है। ठीक है, अगर 24% एमफिल करने वाले बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो कुछ तो उनके दिमाग में सूझेगा ना कि भी अब ये क्यों है और इसका हल क्या है। And so while I don't think we have an easy answer कि majoritarianism के बरक्स हम भी कोई ऐसी चीज रखेंगे तो वो आसानी से हमारी तरफ लोग आएंगे, but nevertheless I think जब इस especially in this age of connectivity, I think हमारे ideas that transcend hate, that talk about democratic sort of decision making in the most substantial sense, that talk about development and unevenness. हमारे मुल्क में अभी भी शहर में एक कोठी और कच्ची आबादी, फिर शहर में और देहात में जमीन आसमान का फर्क है, फिर पंजाब जो तरक्की याफ्ता इलाका और बाकी जो पख्तून बलोच सिंधी कौमें, वो these are all real divides in our society. We have no option but to continue talking about them in their complexity and believe कि अल्टीमेटली वो जो नौजवान जो बैठा हुआ है, जो देख रहा है, जो वक्तन फवक्तन नारों का शिकार हो भी जाता है, that some of more and more of them will come. And there's one last thing which of course West में आप देख रहे हैं, which you see a young barely teenage girl leading a massive climate change movement. This is also something that that's not happened in our part of the world yet, but young people all over the world, I think, look into the future and do see कि यार कुछ तो अब बदलना होगा, इस तरह मजीद चला तो नहीं जा सकता। आपको नहीं लगता ग्रेटा जैसे लोग लिबरल सिस्टम का एक बस एग्जिट वाल्व है कि प्रेशर कुकर फटे नहीं, चलें ग्रेटा को बीच में दिखा दें या एक सिंबल बना दें। आई लव मलाला, आई थिंक मलाला इज फिनोमिनल, बट एट टाइम्स शी इज यूज्ड एज अ सिंबल ना कि वाकई कुछ ना करें हम क्लाइमेट चेंज के बारे में। या डेवॉस पे अगर ग्रेटा को बुला रहे हैं, डेवॉस पे जो लोग आ रहे हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनकी कंपनीज कर रही हैं, तो वो खड़े होकर ग्रेटा की स्पीच पे तालियां बजा दें, बट वो वापस जाके तो वही करेंगे जो वो कर रहे हैं। No, look, ये तो देखो परफॉर्मेटिव जो हमारी दुनिया की जो एक हकीकत बन चुकी है ना, यू टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज एवरीवेयर, ऑनलाइन स्पेसेस, ये एक अलग क्वेश्चन मार्क है कि कैन आई बी अ कीबोर्ड वॉरियर and really say I'm contributing to something substantial. ये एक larger question है, या मैं किसी को idolize करूँ और उसके हाथ में बात रखूँ और फिर as you say just the rest of my life is business as usual. ये that's a separate matter. That's also something that young people have to confront. मैंने आपसे जब हमने बात शुरू की ना सियासी कारकुन, जब मैं आज से 20 साल पहले जब मैंने मतलब कुछ न कुछ सियासत शुरू की थी, उस वक्त we didn't have online spaces. It wasn't easy to just have your say by sitting in by picking up your phone and just feeling very content कि मैंने बात अच्छी कर ली है। तो इसलिए ये अपनी जगह एक सवाल है, is that sufficient कि हम किसी को idolize कर लो, मलाला के हक में बात कर लिया, ग्रेटा थनबर्ग के हक में बात कर ली। What I'm trying to suggest is कि या तो हमारे मुल्क में, हमारे जैसे मुल्क में नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा कोई एक्टिव सोचने समझने वाले प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ आएगा, और ये भी हमारा काम है उसका सोचना, उसका खदोखाल बनाना ताकि वो स्पेस खुले, या वो नहीं आएगा, वरना तो we have more of the same to look forward to, more majoritarianism, more hate, because the crises of the world, including the environmental sort of big challenge, वो कम तो नहीं हो रहे ना, तो बढ़ते चले जा रहे।
तो अब इसके नतीजे में दो ही ऑप्शन है, या तो इसी तरह मतलब फिंगर पॉइंटिंग और ब्लेमिंग वाला की सियासत की जाए, या कोई इससे बरक्स कोई something of a more transformative, progressive nature. And that's the challenge we are currently confronted with. कि हमें ये पता तो है कि this is what we are, the challenge we are, I think, and the online space and how to engage with it is a big thing. I mean, I've just written a lot on this, and I have a book coming out on this because I do have very strong opinions about the limitations of the online space, right? Because हम बहुत सारे we get goaded by people basically who want to goad us into unproductive बस गालम गलोच, और and not just that, फिर हम आपस में भी लड़ते हैं. ठीक है, मैं अगर मार्क्सिस्ट हूँ तो कोई नेशनलिस्ट कहेगा तुम नेशनल क्वेश्चन की बात नहीं करते, तो कोई फिर मुझे कहेगा, कोई फेमिनिस्ट कहेगी which is all right कि आप ये वाली बात नहीं करते, ये अपनी जगह ठीक है, but there has to be a distinction between us being engaged in perpetual battles in the online space and actually being able to build a collective alternative. ये अपनी जगह सवाल है, इस पे बहुत गौर से गौर करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए. आई थिंक इससे भी बड़ी जंग आप यहाँ लड़ते हैं. वो जो ट्विटर की आवाजें हैं, वो जब यहाँ बैठना शुरू हो जाएं, तो वो तो अपनी तरफ से उनका बुरा दिन गुजर रहा है, अम्मी अब्बू ने गालियां दी हैं, उसने ट्विटर पे जाके 4 अंग्रेजी के अल्फाज किसी और को बोल दिए, मगर आप अपने काम के बारे में सोचते हैं. अब आप सोचने बैठ गए क्या मैं इस वजह से कर रहा हूँ, फिर वो चीज जब सीपन हो जाए वो एक अलग मसला है. आप थोड़े no I actually I want to take that point forward. It generates anxieties. देखो मतलब लोग obsess करने लग जाते हैं. They have an online persona that they feel that they must also uphold. फिर अगले दिन वो कुछ बात कर लें तो सीधा वो की टांगें काट दी जाती हैं. So it is a particular etiquette and it's a whole new way of being. And it's a reality. So we have to be able to know how to use it. But we also have to be, I think, as progressives, ये बहुत जरूरी है कि इस पे हम introspection भी करें कि इस वक्त जो हो रहा है online spaces में, ठीक है कहीं ना कहीं हमें victories भी मिलती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर the evidence is clear कि online spaces are spaces which are being dominated by the right wing, and they are मतलब वो गोड भी करते हैं, हमें जलील भी करते हैं. We talked about female journalists harass भी करते हैं. वो कहीं ना कहीं औरत मार्च के बाद आपने इस साल देखा था क्या हुआ था, वो लोगों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल देते हैं. एंड सिर्फ हमारे उधर आने से और फाइटिंग द गुड फाइट वाला इंस्टिंक्ट लेकर I think we have to have a more considered approach, because वरना तो ये इसी तरह चलता रहेगा and we're not being able to transcend, as I said, beat the politics of hate this way. आप थोड़े आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक है, मैं पेसिमिस्टिक हूँ. जिस तरह वो एक स्कॉन्ड ज्याला जनरेशन है ना, कि कुछ एनालिस्ट हैं जो आ गए थे लपेट में भुट्टो के करिश्मा के, और अपने आप से वो नफरत करते हैं फॉर डूइंग दैट, और वो सारी गालियां भुट्टो को पड़ती हैं. आई फील लाइक अल्लाह इमरान खान को उम्र दे, जिंदगी दे, ये जब यूथ थोड़ी बड़ी होगी ये भी उतनी ही गालियां देगी. मुझे लगता है. आप ये पेसिमिज्म, अगर दैट्स पेसिमिस्टिक, चलो होपफुली द ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ दैट विल बी दैट दे विल मूव टू समथिंग मोर considered and progressive. तो ये भी ना हो ना कि वो कहें हम गलत थे, इसको सपोर्ट करके और साइड पे बैठ जाएं. That's what I think will happen. फिर 10-15 साल इंतजार करें कि अगला कोई मुशर्रफ या कोई साकिब निसार या पता नहीं कोई चीफ जज कोई और आएगा मसीहा बन. I really think that's because ये जो मिडिल क्लास है जिनके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, मुल्क छोड़ भी सकते हैं, वो फिर जब डीपोलिटिसाइज हो जाते हैं और वो कहते हैं भाई सिस्टम ही सब खराब है, वो फिर सब छोड़ के एटलीस्ट स्टिल वी माइट सी व्हाट माइट हैपन. सवाल मेरा ये है कि जो आप कह रहे हैं वी नीड टू फाइट द गुड फाइट, एक तो ये मुश्किल काम भी है, बट यूथ में अगर हम देखें आइडियाज लाइक ईट द रिच बड़े पॉपुलर हैं ऑनलाइन. ईट द रिच, तो आप स्पेशली पाकिस्तान के लेफ्ट में आप लोग अच्छे हैं या आप लोग तो प्रिंसिपली हेट के अगेंस्ट हैं कि ये मे बी हिस्टोरिकली लेफ्ट में हेट फॉर द बॉर्जर्स हैज बीन वेपनाइज्ड अ लिटिल. तो खतरे हैं कि नाम लेके अशराफिया में किसी के खिलाफ कुछ बोलें तो डेंजरस है, और इज इट जस्ट एज अ पॉलिसी you don't even want to hate on the elite, which might be a little popular and principally कोई इतना मसला भी नहीं होना चाहिए उससे. Yeah, look, I have no principled objection to thinking about how to come up with things that can catch
attention, and जो कि लोगों के उन instincts को अपील करें कि वो कुछ करना चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, they want to identify, as I said earlier, perhaps have a simple answer to complex question. I don't have a problem with that, but I certainly think that and there's of course इसमें short term, medium term, long term सवाल भी है. देखो अगर मेरी स्ट्रेटजी एक सियासत की या सियासी जद्दोजहद की शॉर्ट टर्म है कि फौरी तौर पे मैंने मकबूल भी होना है और मैंने कुछ अभी हासिल करना है, तो उसके तकाजे अपनी जगह हैं कि आप शायद इस तरह की कैंपेन्स और इस तरह के फॉर इंस्टेंस Bernie and Corbyn and all of these guys, it came from occupied, it came from 1% to the 99%. These are simple things, and I think that they can go a long way. The only thing I'm adding on is that it's not sufficient. देखो मैं तो पता नहीं मैं ऑप्टिमिस्टिक सुनाई दूंगा या पेसिमिस्टिक सुनाई, मुझे तो अगर थोड़ा सा चलो पॉपुलर कल्चर के उस जिब्रे में सोच रहे हैं, तो मुझे तो इंसान की आखिरी जो लड़ाई है, जो इंसानियत की लड़ाई, मुझे तो मैट्रिक्स जैसा कोई ऐसा मंजर नजर आता है, where because machines and technology are going to become increasingly important. That's why I said earlier that thinking about the online space and digitalization is important. सिर्फ उस पे आ जाना काफी नहीं है, उसके बारे में सोचना भी है. क्या ऐसा नहीं हो, मतलब मैं तो अगर मेरे बस में मैं सोचूं कि अभी से हम कोई प्रोग्रामर्स को अपनी तंजीमों में लाना शुरू कर दें, to be able, we also have to think about being online and offline. क्या आप हर चीज जाहिर करना चाहते हैं, आप कई चीजें पास भी रखना चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आप वैसे ही सरकार को खुल बता दें जी क्या करने जा रहे हैं. These are not, I'm just throwing out some ideas that I think are going to be increasingly important. So ये नहीं है कि आप कोई 8 the rich या 1% and 99% का, ये अभी के लिए फौरी तौर पे जरूर होना चाहिए. और पाकिस्तान में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, अव्वल तो आई थिंक द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर दैट इज कि पाकिस्तान में जो भी अपने आप को लेफ्ट प्रोग्रेसिव कहता है, मैं समझता हूँ ये हमारी फेलियर है कि हम बटे हुए भी कोई एक ग्रुप इधर है, कोई एक ग्रुप इधर है, हम वैसे ही थोड़े हैं. तो अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, हम कोई पॉपुलर अपनी हैसियत बना सकते हैं शॉर्ट टर्म में, जबरदस्त है, होना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ. मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना चाहिए. Have a horizon that is a bit further along, and I think both of those things can happen together. I think probably the biggest impediment is that हम left or progressives बजाय इसके कि हम we close ranks, हम बहुत सारा नुक्ताचीनी एक दूसरे से भी करते रहते हैं, and that I think is harmful on the whole. It just might be the downfall of youth as well कि young लोग जो होते हैं फिर उनके अपने मसले मसाइल भी होते हैं, 1.5 इंच मस्जिद बनाने के भी शौक होते हैं. आई थिंक पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को तो खासकर ये बात जाननी चाहिए कि कौन सी वीडियोस प्राइवेट रखनी है, कौन सी वीडियोस पब्लिक रखनी है. उनको तो आपसे एक आता हूँ मैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे, बट सिंस यू ऑलरेडी मेंशन्ड इट और मुझे बहुत ये चीजें इंट्रिगिंग लगती हैं. डू यू थिंक वी लिव इन अ सिमुलेशन? Do I think what? Sorry? Do you think we live in a simulation? Is this a simulation? Sometimes I definitely think that we, I have young children, and I see that I grew up in a world where this became part of our lives, and they are growing up thinking that this is just normal. And I think they're especially with COVID and online and everything becoming, the distinction between reality and the screen is, I think, can be blurred sometimes, and dangerously blurred. But then I'm also not a Luddite, so part of me also thinks, well, this is the future. ये तो और होगा, ये तो अभी इसकी शुरुआत है. अभी तो मतलब मेरे बचपन में अगर मुझसे पूछता कि यार एक जमाना आएगा कि तुम किसी से फोन पे बात करोगे और उसका चेहरा भी नजर आएगा, तो हम तो शायद उस वक्त हंसते उस पे. और हम तो स्काइप और कहाँ से वो गुजर के वो 10 साल पुरानी चीज हो गई है. So in a sense we will live in an increasingly digitalized life world, where the virtual and the real will often meld into one. And these are precisely the types of things that I think कि progressives ही सोचेंगे कबल अज़ वक्त, यार ये सिर्फ होना नहीं है, इसके ethical, political concerns और considerations क्या हैं. चलो अगर हम फौरी तौर पे कोई बड़े पैमाने पे पॉपुलर कोई स्लोगन लगाकर
इक़्तिदार नहीं में भी आ सकते। तो ये तो हम सोच सकते हैं ना, आने वाले कल के नौजवान के लिए तो सोच सकते हैं कि यार वो किस तरह की दुनिया इनहेरिट करेगा और उसके लिए सियासत के बड़े चैलेंजेस क्या होंगे। That's what my sort of plea is, कि we also dedicate energy and time to thinking about what is to come. Not because because partly what the simulation, what you're asking, what it does is it makes us very presentist. हम present में इतने होते हैं, and one of the things that was distinct about the 20th century revolutionaries was कि वो उनके पास कोई मुस्तकबिल की कोई चीज थी बताने के लिए ये हम करेंगे। तो हमें आज भी वो मुस्तकबिल के हवाले से कुछ जरूर सोचना चाहिए कि क्या आने आ रहा है और हम उसमें क्या मीनिंगफुल किरदार अदा कर सकते हैं। I think it also dulls your senses, right? कि अगर सारा दिन बस लगे हुए हैं, आप रियलिटी से छोड़ चुके हैं अपना वास्ता। आप सही कह रहे हैं, कुछ स्कॉलर्स को रिसर्च करने की जरूरत है, हाउ टू इंश्योर द VR वर्ल्ड विल बी रेड। इस तरह RED वाला ये लाल होगा VR, आई थिंक ये नहीं, I mean if you look at it now, मतलब बिग टेक देखें, हमारे यहाँ तो ये डिबेट्स नहीं है ना। आप वेस्टर्न लेफ्ट को देखें तो वो बिग टेक पे सुबह शाम बहस करते हैं, बात करते हैं। हमारे यहाँ तो हम तो सिर्फ ये है कि चलो यार फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया, ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया, तो उस पे हम उनको कहते हैं यार अनब्लॉक कर दो। मतलब हम नो, it's true, we haven't actually gotten to the stage where we're thinking about, because big tech is not our friend, let's be clear. Big tech is not a sort of a democratic entity. Big tech is controlled by big capital, and it operates like any big capitalist enterprise. लेकिन and that's what I'm trying to say, ये बजाय इसके कल फिर हम कूद पड़ा, अच्छा यार अब ये भी हमने करना है यार, अभी से हमें कुछ थोड़ा सा तो नजर आ सकता है ना आने वाले कल में ये होगा। That's what I mean by sort of stepping out of the present a little bit. बड़ी मुझे गालियां पड़ी थी, आई वाज एक्चुअली अगेंस्ट द बैनिंग ऑफ ट्रम्प, क्योंकि जिस पॉलिसी पे उन्होंने वहां ट्रम्प को बैन किया, वो इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी डिसेंटिंग वॉइसेस को वही पॉलिसी अप्लाई करके बैन कर रहे होते हैं। सो आई थिंक गिविंग बिग टेक दिस मच पावर एंड थिंकिंग ये अब हमारे सेवियर्स हैं, एंड एट टाइम्स देम बीइंग मोर पावरफुल देन कंट्रीज is a very very dangerous precedent. Yeah, no, it's dangerous. It's clear that there are many ethical concerns about, look, if हमारे दुनिया में heroes Elon Musk हैं और Jeff Bezos हैं, and partly because they project themselves as futurists, right? So there's a big problem. There's this huge problem. जिसके पास पैसा है, जिसके पास सरमाया है, वो ही है जो बता रहा है कि मुस्तकबिल ऐसा हो। अब वो जब जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी या फर्ज करें एग्जैक्टली हो रही है, we probably don't even know the details of it yet, so it will just reinforce this idea of एक elite ghetto होगा, vaccine passports होंगे, think about Beria town to scale, to a global scale, and also even if you want to make it even more sci-fi, colonizing the atmosphere further beyond just the land. Yes. And that is a very viable possible future if we get that far, of course. Even right now, but it's a metaphor, no? Because it is a elite ghetto or by kachi abadi, criminalized, racialized, gendered, casteized, anti-state, anti-religion, जो भी आप उन पे धब्बा लगाना चाहे, और जो civilized, मुहज़्ज़ब, अच्छे रेस्टोरेंट पैट्रोनाइजिंग जो अवाम है वो elite ghetto के अंदर। This is already happened. It's happened throughout history. It's just intensifying. Even all vaccines are not created equal. इसमें भी आपको कैपिटलिज्म नजर आ रहा है कि कौन सा मुल्क सबसे स्ट्रांग है और वो अपनी वैक्सीन को कहाँ अप्रूव करवा सकता है और कौन सी वैक्सीन अप्रूव नहीं हो सकती। इलॉन मस्क आपने जिक्र किया, अभी हेडलाइन आई थी, इलॉन मस्क टेल्स द US गवर्नमेंट through SpaceX we can deliver a weapon anywhere in the world within an hour. तो जिन लोगों को लग रहा है अरे ये तो बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट आदमी है, स्पेस टूरिज्म फैला रहा है, मार्स कर रहा है, आप समझ जाएं कि अगर अमेरिकन गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है SpaceX को तो वो इसलिए नहीं दे रही कि आप स्पेस टूरिज्म कर सकें। अगर SpaceX के थ्रू वो कहीं मिसाइल गिरा सकते हैं दुनिया में। I would encourage your listeners to look at this book by two Americans. It's called Climate Leviathan. तो Leviathan का जो लफ्ज है comes from Hobbes.
And Leviathan for Hobbes referred to what he called political power, जो कि एक state of nature में जब अफरा तफरी थी तो वो लोग उसको खुद empower करते थे कि यार आकर तुम कोई order कायम करो। तो वो उसने climate लगाया, उन्होंने climate Leviathan की शक्ल में ये कुछ मतलब इस तरह का तासुब दिया कि लेकिन जैसे जैसे crises, especially climate related crises, हमें झटकाएंगी। जैसे COVID is not a climate crisis, but it certainly has to do with human beings' relationship to the natural environment, right? And the way we farm animals and so on and so forth. तो आप देखेंगे तो generates fear, ना? उस fear में फिर आप खुद state को कहते हैं आओ जी, मुझे you create order. Just like terrorism has done that under the war of terror. ठीक कि जी कोई आप किसी को मतलब अगर खतरा लगे तो वो फिर अपनी खुद लिबर्टी मतलब उसका सौदा कर लेगा, वो खुद उस दस्तबरदार हो जाएगा और कहेगा स्टेट को या so this idea that we have we talk about messiahs in our country, अगर हम Elon Musk या big tech या किसी भी चीज को मसीहा के तौर पर देखना शुरू कर दें तो this is troubling, dangerous, and we are all more and more, especially young connected people, have the ability to understand the world for ourselves and not be manipulated by states or corporations. It's hard because they spend a lot of time trying to manipulate us. उनका काम ही यही है कि हमें फुदू बना के हमें dumb down consumer बनाएं. But that is the challenge for our present and also our future. कि हम उस लपेट में ना आए और हम मिल और एक तो हम एक दूसरे को भी जरा थोड़ा सा हौसले से कि अच्छा यार हमारी आपस में हो भी सकती है लेकिन अमूमी तौर पे we are on the same side. Then we have a chance of creating an alternative. It's also कभी-कभी इंटरेस्ट बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं. एंड फॉर द रिकॉर्ड मैं प्रो मास्क हूँ, प्रो वैक्सीन हूँ. पाकिस्तान में पहले 50,000 लोगों में से मैंने वैक्सीन लगवाई थी जब मुझे पता भी नहीं था कि उसके अंदर क्या है. हम लाइक यार लगा लो. बट व्हेन लिबरल्स आर एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसीज लाइक कि हाँ पब्लिक में ना आ सके अनवैक्सीनेटेड लोग, या अभी सिंध गवर्नमेंट ने बोला था हम सिम ब्लॉक कर देंगे. यस, कॉन्स्टिट्यूशनली आपका फंडामेंटल राइट टू अ सिम नहीं है, बट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक इंटरनेट और टेलीफोन सिम आर इक्वली फंडामेंटल. सो लिबरल्स वर द वंस एडवोकेटिंग फॉर दिस कि ये करें आप, बिकॉज उनका भी वही आइडिया है कि जाहिल लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे. एंड आई वाज लाइक इन व्हाट वर्ल्ड आर यू गिविंग द स्टेट द राइट कि वो कल के उठ के डिसाइड कर सकते हैं दिस कैटेगरी ऑफ पीपल इनकी मोबाइल से हम बंद कर सकते हैं. Yeah, no, I agree. This is a look. देखिए, this is what we have always confronted. हम 500-600 साल से मैं और आप खुद अभी तो अंग्रेजी दान पढ़ा उसी मतलब I am part of that legacy of being educated by to be a babu, right? और अगर मैं आज चलो किसी हद तक अपने आप को समझता हूँ कि उससे मैं तजावुज़ कर चुका हूँ तो लेकिन the fact is that we are all part of this tradition. And that's why, to an extent, Islamism has appealed to certain segments of the intelligentsia because it appealed to their desire to break away from Western liberal hegemony. ठीक? सही है कि नहीं? And similarly, for people like me on the left, that's what left or communist ideologies did. Because all of them are in relation to liberalism. Liberalism has and was and is always been the dominant ideology. अब चीन के उभरने से ये एक अगला सवाल है कि चीन क्या करेगा. तो चीन का तो कोई लिबरल प्रिटेंशंस नहीं, लेकिन ये जो प्रिटेंशन है ना कि we all can be liberal and we can all solve the world's problems through liberal. Well, all of the world's problems, all of the modern world is basically molded in some notion of liberalism, and that included colonialism, that included wars against non-white nations, dropping nuclear bombs on non-white peoples even when they were about to surrender, which was the same that happened in 2001 कि जब अब facts आ रहे हैं कि जी वो surrender हो सकता था, लेकिन अब Washington के defense contractor war machine ने पैसा भी तो कमाना था दूसरी जंग. ये सब कुछ and drumming up the ideologies to justify this is part of the story. How can you go to war for 20 years unless you have this ever-present bogeyman? ठीक? And that's why I suggested that this thinking about this Leviathan, कि हम खुद वो, and it won't just be a state, it won't just be a corporation, it will be probably a mix of all of these things. And media,
which projects the ideology that justify, will of course be part of it. Media, of course, is also a big capitalist corporation. The only thing we have is the social media, the online, and that's why we have to be very sort of, I think, very measured in thinking about it, understanding it, and thinking about what those spaces afford us. वरना तो इस सिलाब में जो सिर्फ सिलाब चल रहा है, तो जो पहले तबाहियां हो चुकी हैं दुनिया की तारीख में, जंगें हुई हैं, कॉलोनियलिज्म है, इससे अगले सिलाब में तो मुझे इससे बहुत कुछ ज्यादा नजर आता है। और हम सब अगर उसी तरह वो फियर के या मॉन्गरिंग या पैंडरिंग का शिकार हो जाए, तो फिर तो अल्लाह खैर करे, और मुझे नहीं लगता है कि हम खुद अपना कुछ बचत कर सकेंगे। आपने ये भी कहा है कि लेफ्ट को यूनाइट होने की ज़रूरत है, तो इसमें आपके आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में क्या राय है? एक तरफ ये भी कहा जाता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स फ्रैक्चर्स द लेफ्ट, बट दूसरी तरफ अमार राशिद ऑल्सो केम ऑन से बड़ा अच्छा ये डिस्कशन हुआ था कि मूवमेंट लाइक BLM, या हम लोकली भी देखें मूवमेंट लाइक औरत मार्च, वो जो एक तबका शायद पोलिटिसाइज नहीं है, वो उनको एक पॉलिटिकल अवेकनिंग देता है, और थ्रू दैट मे बी they can discover the left, or they can go towards other avenues, or even if not, even going through the औरत मार्च, आप कहीं तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं तो एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज का हिस्सा हो रहे हैं, तो आपका आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है कि अच्छा गेटवे है, या फ्रैक्चर भी करता है, सब फिर अपनी अपनी छोटी छोटी तंजीमें भी बनाना शुरू हो जाते हैं? Sure, I mean, does both things. I again, these are realities, and our better approach is to consider what exists, and then to जहाँ उनका पोटेंशियल है कि कुछ उसमें से बड़ा बेहतर कोई जुड़ने वाली चीज निकल सकती है, वो हम उधर, as opposed to हम कहें कि ये सब बुरा है और इसमें से कोई गुंजाइश नहीं। I'm not of that opinion at all. I think ये ऑर्गेनिक चीजें हैं, ऑर्गेनिक से मुराद जिंदा, जो कि अपने ही अपनी वजह से वजूद में आते हैं। वो औरत मार्च is an organic phenomenon, PTM was an organic phenomenon, कल कुछ और बन सकता है, वो ऑर्गेनिक चीजें हैं, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट कि लोगों की एक अंदर से मन है कि हमने ये कहना है, हमने ये बोलना है, हमने ये मुतालबा करना है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स अ गुड थिंग। इसी में से कुछ सियासत इसी को कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ ऊपर से जैसे सियासत की जाती है ना, हम तो नीचे से सियासत पर यकीन रखने वाले। अब चूंकि वो माजी में वो किसान तहरीक होती थी या मजदूरों की तहरीक होती थी, और अगर कोई तनकीद इसलिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे करता है क्योंकि वो पुरानी तर्ज की तहरीकों की तरह नहीं लगती आज की तहरीकें, दैट्स आई डोंट थिंक इज वेरी यूजफुल टू डू। आई थिंक वी आर बेटर ऑफ सेइंग ओके, औरत मार्च हुआ या PTM हुआ, हाउ कैन वी एक्सपैंड, हाउ कैन वी बिल्ड अपॉन दोस movements, and I think in all of these movements you'll see different strands, right? I think मेरा जितना मुशाहिदा है औरत मार्च के अंदर मुख्तलिफ strands हैं। You'll see more left radical strands, you'll see more liberal strands. आप PTM के अंदर देखेंगे, you'll see more sort of what we would call classical nationalist strands, and then you'll see more some people who have, who are nationalists, of course, that's why they're in PTM, but they are also open to engaging with other, whether it be nationalist movements या progressive movements. And ये हर दौर में, पिछले साबका दौर के क्लास मूवमेंट्स में भी हर तरह के लोग होते थे, सिर्फ एक तरह का बंदा तो नहीं था। Some people would be very nationalist, even doing the politics of class. Other people would talk about internationalism, दुनिया के तमाम लोगों के साथ मेहनत कर सकते। ये कोई नई बात नहीं है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अगर महज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रहती है तो साफ जाहिर है मेरी उस पे I can have constructive criticism, या मैं किसी को कायल करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इनको मनोमन चरखी लगाना कि ये फजूल है। हाँ, unless they are right wing retrograde identity, because वो भी तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। जब आप किसी को कहते हैं कि हम हिंदुत्व लागू करना चाहते हैं, या आप किसी को कहते हैं कि हम खास तरह का इस्लाम लागू करना चाहते हैं, these are also identity politics, या right wing nationalist movements that basically become what we were talking about earlier, some kind of fascism. So there's all types of identity politics, and like our job as progressives is to identify those who are more likely to want to build something alongside their own movements, build something bigger for, as I said, a shared collective progressive future.
आई थिंक मे बी थोड़ा जो लिबरल फ्रेमवर्क है उसमें ओवर वैल्यू जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो जाती है वो डेंजरस है। कि अगर एक तरफ बर्नी है और एक तरफ समझे कमाला हैरिस है, जिसको बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जी एक ब्राउन वुमन है, इंडियन माँ थी, वुमन ऑफ कलर हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन रही हैं, ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट बाइडन थे, अब वो बाइडन की वाइस प्रेसिडेंट, ओबामा इज बाइडन इज गिविंग बैक। जबकि मे बी जिन तबकों की वो आइडेंटिटी क्लेम कर रही हैं शायद बर्नी उनके इंटरेस्ट बेहतर रिप्रेजेंट करते हैं। वेरस कमाला हैरिस की हिस्ट्री अगर देखें, शी वाज अ कॉप, उन्होंने गरीब काली औरतों को जेल में भेजा, और इन मेनी वेज शी सीन इवन मोर राइट देन बाइडन। तो वहां फिर मसले आ जाते हैं कि यू आर ओवर वैल्यूइंग द आइडेंटिटी ओवर समबडीज एक्चुअल पॉलिटिक्स। Right, yeah. Again, just drop a small reference for maybe if your readers are interested. A very well-known feminist and Marxist scholar, Nancy Fraser. So she's coined this term called progressive neoliberalism. तो उसका ये कहना है कि बेसिकली क्या हुआ कि प्रोग्रेसिव आइडियल्स जो है या पॉलिटिक्स जो है, they became consistent via forms of identity with neoliberalism. क्या आप क्लास की बात ना करें, बस आप कहें कि अच्छा कोई औरतें थोड़ी सी तरक्की कर लें, कोई हिस्टोरिकली ओप्रेस्ड रेसेस थोड़ी सी तरक्की कर लें, कोई एटसेट्रा एटसेट्रा, सोसाइटी में जो ऑब्वियस किस्म के इंडिकेटर्स हैं कि देखो यार जो लोग माजी में बिल्कुल जलील ख्वार थे, बेयार और मददगार थे, वो भी तरक्की कर सकते हैं। बट दोज आर एक्सेप्शंस। सो दिस आइडिया ऑफ प्रोग्रेसिव नियोलिबरलिज्म कि आप क्लास को डिसअपियर कर, तो क्लास तो एक स्ट्रक्चरल फैक्ट है कि अगर फर्ज करें एक ओबामा अमेरिका का सदर बन भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में रेसिज्म खत्म हो गया, या अमेरिका में जो ब्लैक स्लेवरी के जो सारे लेगेसीज है वो खत्म। बट अगर हम प्रोग्रेसिव नियोलिबरल हो जाएंगे तो हम कहेंगे देखो ये साबित करता है कि तमाम अफ्रीकी या स्याफाम नस्ल के लोग हैं उनको वही मौके मिलते हैं जैसे गोरे को। And so, I think this idea that we can be progressive. I actually felt this when I was there 2001. I was active. I was organizing against the war when अफगानिस्तान पे जंग शुरू हुई, और उस वक्त हमारे जैसे थोड़े से थे, अभी थोड़े से ज्यादा हैं, उस वक्त बहुत थोड़े थे, लेकिन हमारे जैसे लोगों को जो कि उस वक्त कहते थे कि अमेरिका की ये जंग के मुखालिफ है, लोग हमें तालिबान सिंपथाइजर भी कहते थे। And the idea was the same then, because लोग कहते थे अब to be progressive means to be anti मुल्ला। नहीं, progressive anti मुल्ला तो अल्ताफ हुसैन भी है। अल्ताफ हुसैन प्रोग्रेसिव आदमी है, क्या हो गया सर आपको? मेरा मकसद यही है ना, तो प्रोग्रेसिव तो मेरे लिए has to have, for me to be progressive you have to have a class component. You have to speak of all of the wretched of the earth. वो जो तमाम लोग दुनिया में जो इस वक्त इस निजाम के अंदर जकड़े में हैं और जो भूख और नम का शिकार हैं, ठीक है उनमें से बेशतर औरतें होती हैं, उनमें से बेशतर काले पीले नीले लोग होते हैं जो हिस्टोरिकली रेसिज्म का शिकार है, but some of them have found ways to be upwardly mobile in this system. The system doesn't get better by just because of that. ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप कहें कि मौलवी तो आप अगर मार दें तालिबान, जो कि वैसे भी 20 साल बाद पता चला कि उन्हीं के हवाले वापस कर दिया, it's a complete act of futility. But just to be secular is not to be progressive. Secularism can be one fact of me being a progressive, but for me to be progressive, I cannot. I have many components. To be a feminist is to be progressive. To be secular is to be progressive. To talk about equality of races and nations is to be progressive, and to talk about class and empire and imperialism is to be. These are not reducible to one another. But ये नहीं हो सकता कि मैं एक को conveniently निकाल दूं और कहूं कि जी मैं फिर भी अभी मैं नहीं कर सकता, कोई और कर सकता है, और इसलिए Nancy Fraser came up with the idea of progressive neoliberals. इसमें आपको लगता है कि लिबरल्स और थोड़े लेफ्ट लोगों ने ये जो पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड को ओवर वैल्यू किया है ये थोड़ा गलत किया है, क्योंकि अब राइट ने वही चीज वेपनाइज कर दी है। अगर हम यूएस में देखें तो थिंग्स लाइक डॉक्टर सूस की बुक में लव्स चेंज हो रहा है, मिस्टर पोटैटो हेड को का जेंडर हटा दिया, वो सिर्फ पोटैटो हेड है, ये चीजें वहाँ पार्लियामेंट में डिस्कस हो रही होती हैं। हम यहाँ भी देख रहे होते हैं कि इमरान खान जैसे आपके लीडर हैं, फिर भी पीटीआई के लोग सेक्सिज्म, रेसिज्म, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं विदाउट एनी सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो एक
ओवर वैल्यूइंग, एक सोशल वैल्यू अटैच कर दी गई है टू विक्टिमहुड, एंड एक कैंसल कल्चर का भी हिस्सा बन गया है कि रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट, इस तरह की चीजें अगर लेबल कर दो तो अब वो राइट ने रियलाइज कर दिया है और वो इस चीज को वेपनाइज करके खुल के इस्तेमाल करते हैं. Yeah, look, देखिए, this is part of what we briefly talked about earlier about performativity, especially in sort of online spaces. कि देखो, अगर मैं कुछ अपने आप को कोई, you know, I sort of that's maybe as a means of being seen कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, हुई भी होगी, but your entire politics cannot be constructed on the idea of purely of victim. There has to be something constructive also, something that we are for, not just कि हमारे साथ ये हुआ है. अव्वल तो फिर हम खुद भी अपनी एजेंसी खत्म कर देते हैं ना. ये तो नहीं कि सिर्फ हमारे साथ होता है, ये भी तो नहीं होता ना, कोई भी हो. And I'm not trying to speak for anyone, I'm just offering my humble opinion कि victimhood, victims exist in history, but victimhood, the politics of victimhood is a choice, right? It's something that we choose to do. कि हम अपने आप अपनी politics इस तरह ही express करते हैं और हम किसी और. And you know, that's what I was saying. मैंने अपने अभी लिखा है, I call it a competition of oppressions. You have this absurd reality कि लोग, प्रोग्रेसिव लोग एक दूसरे से मुकाबले कर, नहीं तुम मेरे जितने विक्टिम तो नहीं हो, तुमने अब अपनी बात की तो मेरी बात नहीं की साथ. You know, so ये भी साथ साथ चल रहा होता है कि हम आपस में एक दूसरे की भी टांगे खींच रहे होते हैं. राइट विंग तो चलो, you know, is always riding it and going further and further ahead and weaponizing, as you rightfully point out. But if we are resorting only to some kind of projection of being victims, and that is the sum total of what our political horizon is, ये कि it informs the fact हमारे साथ ये हुआ है, ये तो बात समझ आती है, लेकिन इधर 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 और भी बहुत सारों के साथ. And this is why this is such a brutalizing system, क्योंकि वो आपके साथ भी करता है और फिर आपको दूसरे से काटता भी है. और सोने पे सुहागा पे राइट विंग के हाथ में वो कहता है कि वो एक्चुअली वो आपके साथ होने वाली ज्यादती का जिम्मेदार है, तो आपको लड़ाता भी है. तो साफ जाहिर है, अगर हम, again, these are all parts of, like I said, the fact of us thinking about what is going on around us, especially online, not only, but especially online spaces, where it's so bang, 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 no? Self speed se ho raha hota hai. And as you say, without self-awareness, we can actually end up reproducing the problem ourselves. खुद उसी चीज को हवा दे रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कि हम जिसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं. And so I totally agree with you कि अगर महज हम ये कहें कि हमारे साथ ज्यादती हुई, तो फिर तो शायद हम दूसरे के साथ भी मुकाबला कर रहे होंगे, उसके साथ भी ज्यादती हुई होगी, लेकिन हम इसी पे मुकाबला करेंगे, मुझसे ज्यादा हुई है, तुझसे ज्यादा हुई. सबका यही मानना है कि एक स्टेज पे इकट्ठे हो जाएं, पर वो चाहते हैं स्टेज उनका हो, स्टेज हमारा, पर इकट्ठे सब उस पे हो जाएं, जिसकी वजह से कभी कभी लेफ्ट से सब औरत मार्च को तनकीद आती है और ऐसी बातों पर कि हमें स्टेज पे नहीं बुलाया, या हमारा स्पीकर नहीं किया, या इट वाज़न्ट प्रोग्रेसिव इनफ. आई एम जस्ट लाइक, यार एक तरफ से राइट पे उनपे ब्लास्फेमी के पर्चे कट रहे हैं, इस वक्त आप एक नुआंस, एक शायद एकेडमिक टेक जो इंटरनली एकेडमिक सर्कल्स में मेक सेंस सेल्फ क्रिटिसिज्म के लिए, बट पब्लिक पे जाकर फिर तो आप दोनों फ्लैंक से एक चीज को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं ना. एटलीस्ट सपोर्ट समथिंग दैट्स स्लाइटली प्रोग्रेसिव सो दैट टुमारो समथिंग इवन मोर प्रोग्रेसिव इमर्जेस आउट ऑफ इट. Yeah, you know, I think even if I agree with you entirely, even if this is just purely a strategic thing, कि यार आप ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि देखें हमारे झगड़े होते हैं, हमारे इख्तिलाफ होते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है भाई. माजी में भी प्रोग्रेसिव्स आपस में बहुत मतलब शदीद किस्म की लड़ाइयाँ करते रहे, एंड हमारे पॉलिटिकल लेफ्ट के अपने तंजीमों में we struggle with sectarianism, even इतना factionalism. ये नहीं है कि आज का फिनोमेनन, लेकिन there's a strategic value to having those debates and those contradictions and those fights privately, आपस में, not publicly, not in a way कि आप सारा कुछ जाहिर कर रहे हैं और you know वही वाली बात, फिर आपको पता भी नहीं चलता ना, शायद आपका मकसद ये हो, शायद ना भी हो, लेकिन फिर और लोग भी they jump on and it becomes a much bigger fight. And उसमें से फिर नतीजा क्या निकलता है कि आपको नजर आता है कि कोई
बड़ा हमलावर जो है ना वो नजरअंदाज हो रहा है, और बज़ाहिर जो इत्तेहादी हैं वो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। दिस इज ए वाइड स्प्रेड फिनोमेनन, और मैं तो I'm not a Luddite, but I've always had some very serious, which is why I have, limited engagements with social media, because I've always had, I've looked at it critically. Yeah. And now some of the things that, I'm glad that we're talking about, because, this is what everybody who has a considered opinion, who thinks, these platforms can be useful to us. But we're realizing that in many cases we're like, हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। तो यकीनन, that's what I was saying earlier, कि ये जो introspection करना, कि ये platforms को हम कैसे इस्तेमाल करें, ये बहुत जरूरी है। तो ब्रूटे अपनों से जब छुरे पड़े तो वो चुपते भी जाते हैं, औरों से तो आप एक्सपेक्ट ही करते हैं। नहीं, I agree with you. And then देखिए एक etiquette भी होता है कि देखो मैं और आप अभी चलो we're on a screen, fine, but I can see you. I feel like I'm having a conversation. मुझे अगर तुम्हारी एक बात बुरी भी लगेगी ना, मैं गुस्सा भी आएगा, लेकिन there's a chance कि हम कहीं ना कहीं करते कराते will. लेकिन many social media platforms are impersonal in that sense. You don't see them. तो बस चढ़ाई आती है और जवाबी फायर आता है, और फिर before you know it, one thing leads to another, and then वो लोग जो physically मिले भी नहीं, उनको सुलह करवाना भी एक अजाब हो जाता है कि अब इनको कैसे बिठाया जाए, like. So the etiquette of the platform is also something that we have in our power. We shouldn't think of it as some impersonal force जो हमें पता नहीं करवा रहा है ये सारा कुछ. Maximal position लेना मेरी मजबूरी है. And there are again another thing. There is a very great piece by this person called William Davies about something called the politics of recognition in the age of social media. And it came out, and you'll find it online on the website of New Left Review. And it was a great piece because he's like, look, लोग आते हैं और उनका बस चक्कर ये होता है कि उनकी रेपुटेशन का ये चक्कर बन जाता है कि मेरी रेपुटेशन, बोली हमारा मकसद रेपुटेशन है, हमारा मकसद अपने प्रोग्रेसिव कॉजेस को आगे बढ़ाना है। इतनी तो हमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कहीं लाशौरी तौर पे मुझे अपनी रेपुटेशन की वजह से मैं कुछ कर भी ना हूं, then I take stock at the next stage. I think, look, my purpose to come on this platform is to project myself, or is my purpose to project a worldview? And that, I think, will help if for those of us who are seriously committed to these building political projects. It's politics of likes, and absolutely online आपको tonality समझ नहीं आती. अब तो मेरी ये हालत हो गई है, जिस तरह आपने भी ट्विटर पे कोई इंसान नहीं है जिसने मुझे ट्विटर पे गालियां पढ़ते हुए ना देखा हो एट दिस पॉइंट. तो अब तो मैं अपनी मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट करता हूँ. कोई थोड़ी भी बकवास करता है मैं डायरेक्ट ब्लॉक कर देता हूँ. इसमें कभी कभी गलती से भी हो जाता है, तो फिर मुझे मैसेज आते हैं, शहजाद वी लव योर वर्क, हम तो मजाक कर रहे थे. लाइक सॉरी यार, बट वो जब 10 लोग गालियां दे रहे हो ना, फिर आप सरकाज़म भी रीड नहीं कर रहे होते, सिंस आपने ऑलरेडी ये जिक्र किया हुआ है. एंड आई नो देयर आल्सो सच इंस्टेंसेस, जितना असद अली तूर हैं, उनकी जर्नलिस्टिक क्रेडिबिलिटी तबाह करने के लिए वो शिफा यूसुफजई का केस चल रहा है, और वो लेबलिंग चल रही होती है कि वो कुछ तनकीद भी करें तो उनको सेक्सिस्ट मिसोजिनिस्ट लेबल कर दिया जाता है. मुझे पता है आप भी बैन हुए हुए हैं हर जगह से. अभी जब मैंने पोस्ट रखी तो उसमें 2-3 कमेंट्स आए थे कि आस्क हिम अबाउट एलिगेशंस. आर देयर सर्टेन एलिगेशंस अगेंस्ट यू, एंड डू यू वांट टू एड्रेस देम, और डू यू वांट टू नॉट एड्रेस देम? Not that I know of as like fresh or existing. There in the past, within our organizational circles, not just myself but others too, have been asked to answer for anything from their immediate just behavior and meetings to something more, and of course I won't get into details because that I don't think would be abiding by any principles of confidentiality. But beyond things that have happened and been resolved and addressed and talked about, not that I know of, but having said that, I could well be simply not aware of stuff that I have been alleged to have done. एक कोई AWP की harassment inquiry हुई थी जिसमें आप exonerate हो गए थे, कुछ इस तरह का हुआ था? नहीं, हमारी AWP की harassment की actually जो policy है, वो actually came into existence or was notified I think maybe not too long ago, maybe a year or 2 years ago.
And we've had cases that have come up since then and been addressed via that policy. Myself not included, not via the policy as such. So not for me, but for other cases, yes. And I mean, it's happened certainly, and that's why the policy is there, because these things do happen, and cases have and will come up again. So you know, I think that's part of one of the other things that we were talking about. I think that's also something to be acknowledged. कि हमारे सर्कल्स में ऐसा होता है, हम वो बैगेज लाते हैं, हम वो एटीट्यूड्स और वो चीजें लाते हैं. Worst case scenario, you know, it's even worse than that. But even if it's low intensity, तो वो हमारे रवैयों में, मर्दों की के रवैयों में वो चीजें exist करती हैं. So you know, to create a policy was because we had encountered stuff before, and then you know the idea of a policy was that look, you know, rather than just do it on a case by case basis, जब हो जाए, we should have something there on paper to deal with it more systematically. Sir Khan, Ravid से आपके लिए सवाल पूछा है, why do all Pakistani democratically elected leaders eventually turn authoritarian and take over everything? I don't know about all, but I mean, I guess if you talk about because you know, I guess democratically elected leaders by this. Sorry about this back and forth, sir. Yes, he can't do. जी, आप कह रहे थे शायद सारे ही तो आमराना नहीं है. I think मेरे ख्याल से तो सारे ही हैं. But broader sense, क्यों democratically elected leaders authoritarian बन जाते हैं? No, I guess I was just trying to think through. I guess this question might have been directed to like prime ministers, you know, like the highest office. वैसे तो democratically elected तो बहुत सारी सत्ताओं पे लोग होते हैं. जरूरी नहीं कि हर बंदा ही हो, तो फिर बहुत ही भाई हो अगर किसी की भी सत्ता पे हमें कोई इस तरह का कोई इंसान ना मिले. बट जहां तक ऊपर वाली मतलब कुर्सी की बात है, I mean, it's hard to say, you know, like one thing you could make it just about the fact of power itself, you know, and the fact that it always gets to your head. I do think इस मुल्क में there's something to be said for the fact कि जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो साफ जाहिर है, ज़ाहिर तो वो सबसे बाइख्तियार इंसान है मुल्क में, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है. और वो मुसलसल अगर वो सेम पेज पे है जैसे ये वाले हैं, ज़ाहिर हैं, तो ठीक है, वो अपनी मर्जी की बातें करते हैं और इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े फैसले कहीं और हो रहे हैं. और अगर वो सेम पेज पे नहीं है तो वो मुसलसल अपने कंधे की तरफ इस तरफ या दूसरी तरफ देख रहे होते हैं कि मैं कौन सा ऐसा फैसला मेरा होगा जिस पर बड़े भाई का एक शदीद रद्द-ए-अमल आएगा और मुझे शायद छुट्टी करवा दी जाए. Could be that. I mean, I don't want to suggest that that's an justification, but it certainly is an important factor. Like you know, like all of the things we've talked about. कि पाकिस्तान के उस तारीख में इस पहलू को नहीं उसको नजरअंदाज कर सकते कि जमहूरी इदारे और जमहूरी जो हमारे लीडर्स हैं वो बहरहाल किसी के रहमो करम पे रहे हैं और आज तक हैं. That I think is a big factor. बाकी you know, then there's questions of society at large. You know, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पैट्रोनेज की बात की, हमारी सोसाइटी में ये हर सतह पे एग्जिस्ट करता है. Patriarchs at all levels, and you know their authority and obedience to their authority is the name of the game. तो हमारे यहाँ जो थोड़ा सा मतलब कुर्सी पे आ जाता है तो उसको एक तरह से बादशाह की तरह वो ट्रीट भी किया जाता है और खुद भी अपने आप को किसी हद तक बादशाह शायद समझने लग जाता है. So there's long historically evolved patterns that contribute to it. There's more immediate things. I think a lot of it could be resolved or would not look that way अगर हमारी जमातें जो हैं वो भी एक फैक्टर है ना. हमारी जमातों में भी तो नस्ल दर नस्ल या खानदानी एक तसलसल से चीजें चलती है और इसीलिए तो फौज फिर इस चीज को बड़ा इंस्ट्रूमेंटलाइज करती है कि देखो जी हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, हम तो मेरिट पे जो भी आकर तरक्की कर जाता है चाहे वो जिसका भी बेटा हो. So I mean, you know, there's ideology, there's patterns, there's the fact of the establishment looking over your shoulder. Multiple things. शायद मुझे इस सवाल पे थोड़ी जियाला होने के इल्जाम पड़े,
तो इसलिए मैं 2-3 गालियां दे दूं पीपीपी को कि वो बहरिया टाउन में जो कर रहे हैं वो ज्यादती है। लाने भेज रहा हूँ मैं पीपीपी गवर्नमेंट फॉर कलूडिंग विद मलिक रियाज, ताकि कंफर्म हो मैं जायला नहीं हूँ, बट मे बी बेनजीर एंड जरदारी आर अ कपल ऑफ पीपल जो शायद इतना एस्टेब्लिशमेंट की गोदी में उनकी अपब्रिंगिंग नहीं हुई, whereas all the other even democratically elected leaders, their grooming was done under authoritarianism। तो अगर जुल्फिकार अली भुट्टो भी पॉपुलर सपोर्ट से आते हैं लेकिन उन्होंने देखा अयूब खान को है, तो अगर वो तर्ज हुकूमत एम्यूलेट कर रहे हैं, he still coming from that school। Look, I mean, I think to be fair, we have to acknowledge कि चलो पाकिस्तान की establishment की अपनी तारीख होगी, but you know, the Bhutto family has a long history of collusion with state power. You know, Sir Shah Nawaz Bhutto was part of the Bombay presidency and got a title from the British. ये नहीं था कि वो कोई ये बात तो ठीक है कि पाकिस्तान बनने के बाद या जब भुट्टो इख्तिदार में आता है 71 में और उसके बाद उसको फांसी पे लटकाना, फिर दोनों बेटों का मर जाना, फिर बेनजीर, ये तो एक फेज है which we can clearly distinguish that one ruling class family is treated differently from the other segments of the ruling class. There's no doubt. But you know, if you take a longer historical view, so you know, it's not like the Bhutto family is like एक कोई गरीब गुरबा प्रोग्राम है जो कि पीछे से आए हैं, वो भी एक मतलब franchised landed family थी। And why in Pakistan's history from the 70s has the Bhutto family then been distinguished? उसके साथ ये क्यों हुआ है? And I think, of course, we have to. It is what you see कि कम से कम उस दौर में जब 71 हुआ है, East Pakistan secede हुआ है, you know, the military establishment is at its lowest ebb in its history. And Bhutto comes in and talks about fat and flabby generals and, you know, does things that ostensibly are going to shake up the structure of power even more. And also, it's not just the establishment, it's also the fact that he talked about socialism. तो वो उसमें फिर जो सनतकार तबका है वो भी मुखालिफ हो जाता है, जो सिविल सर्वेंट है, जो सीएसपी अफसर है जिसको बाय द वे उसने सीएसपी का सिस्टम अबॉलिश किया था 73। So there's a number of things that happened under the First People's Party regime that really जिसको कहते हैं ना उसको मुतनफर करार दिए कर दिया हुक्मरान तबके के मुख्तलिफ परतों से। And so it's definitely, I think that has to be acknowledged कि उन्होंने वो पंगे लिए जो दूसरों ने नहीं लिए। और नवाज शरीफ जैसी मिसाल तो पता है रज़ियाउल हक, वैसे मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ भी as you said earlier in the show is maybe maturing, लेकिन I would still think that Nawaz Sharif has yet to acknowledge that वो ज़ियाउल हक का बगल बच्चा था, and if he comes on one of his telecasts and said कि मेरी ये गलती है, that would go a long way to, I'm sure, not just endearing him to people who are on the fence, but also उसको और ज़्यादा मुतनफर करेगा establishment के लिए। But it's true कि there is a difference in how the Bhuttos have been treated versus the rest, and you know, one doesn't want to understate that or overstate it, either way. आपने जब कहा इट इज व्हाट यू सी, मेरे जहन में तो ये आया था कि ये भी एक फैक्टर है कि द भुट्टो फैमिली इज सिंधी, एंड नॉट टू जस्ट से सिंधी, बट अली वजीर जितना बगैर किसी वजह से जेल में रह सकते हैं, राना सनाउल्लाह नहीं रह सकते। Yeah, look, that's what I'm saying. You can't overstate it because they have to take responsibility for what they have done in various periods. तो आप अभी की बात कर रहे थे कि अली वजीर अभी जेल में है, या हमारा एक पार्टी का लीडर है जो कि तकरीबन 4 हफ्ते गायब रहा, सिंगार मुनारी, भी सिंध के पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ है अभी हाल। So you know they have many things to be answerable for, and I don't think that's why I think that you know we can acknowledge कि how are they different from the Sharifs, or how are they different from other, let's say, Punjabi or other ruling class political families in this country, but they are still part of the ruling class, right? And that does mean that in the final analysis, in some ways, they are not distinct, and I think that a reasonable, fair assessment will allow you to say both things.
थोड़े मुश्किल सवाल आ गए, मैं तो जाहिल हूँ तो मैं डायरेक्ट पढ़ ही देता हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा. प्लीज आस्क हिम अबाउट मार्क्स अंडरमाइनिंग द एवोल्यूशन ऑफ अ सोसाइटी without any revolution, as Marx points out about movement of history. If communism is the final destination of humanity, then why we need to accelerate towards it? Apparently some capitalist countries are taking steps for social democracy. Yeah, look, I think the question is a bit complex, sure, but I think what the question is referring to is, okay, at least until some time ago, it's less common now, that there is this perception or this understanding of Marxism being a stagist theory of history. एक stages आएंगे और capitalism भी एक stage है और वो तजावज़ करके और करते कराते आप communism तक पहुंचेंगे. I think a lot of scholars now, even activist circles, don't necessarily ascribe to this view कि ये खामखा ये होगा. You know, the idea perhaps was कि जी बस ये होगा और हमारा काम है जरा धक्का स्टार्ट देना, तरक्की तेज होगी, इस्तेसाल. You know, मैं जरा पिछला पहले हम बात कर रहे थे कि तसव्वुर कीजिए अगर ज्यादा से ज्यादा जुल्म होगा और ट्रम्प 4 साल मजीद बैठ जाएंगे. No, if you make it more, अगर नंगा कर देते हैं आप सब कुछ तो शायद मामला आगे तेजी से बढ़ेगा. बट मेरा नहीं ख्याल है कि तारीख ने ऐसे साबित किया कि हर सूरत में एक ही रफ्तार और एक ही तरीके से चीजें आगे जाएं. You know, history is not linear. History usually goes in cycles, up and down, and in unpredictable ways. It moves, certainly, especially when we think about society and its development. You know, we were talking about technology and all of that. तो मुसलसल तब्दीली आती है, लेकिन उस तब्दीली के साथ आप ये नहीं कह सकते कि हर सूरत में एक खास निज़ाम या एक खास शऊर या एक खास तरह का सियासी एक यानी कि चीज कायम होगी. वो हम कोशिश कर सकते हैं, वो हम उसकी तरफ बात को ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी credence anymore in this notion that it will necessarily. So do I want to see something like a communist society as where we reach? Sure. Can I say that it will definitely happen? No, can't say. And in fact, more than society's productive, what in Marxist language is called productive forces, technology, and more than that, part of what we've discussed today is I think आजकल के ज़माने के प्रोग्रेसिव्स पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए on subjective matters, who we are, the kind of people we are. Do we embody the ideas that we speak for? या वो जैसे मैंने बात किया परफॉर्मेंस है और अमली तौर पर एक्चुअली हमारा अमल कुछ और है. And I think this is crucial. And ये नहीं कि 20वीं सदी में नहीं हुई. Che used to write about socialist man, presumably also woman. And Fanon talked about a new man, presumably also woman. तो ये नहीं कि इस तरह की चीजों पर पहले तवज्जो नहीं दी, but perhaps माजी में the bigger reliance was कि यार अगर तरक्की हो जाएगी और मईशत तरक्की करती चली जाएगी तो कहीं ना कहीं पर नतीजा सोशलिज्म निकलेगा. But you know, that's not been borne out. I think what we have to do is, yes, the potential for society to be able to meet all of its needs, material needs, technology offers us that potential. But the subjective, इसको कहते हैं ना मौजूई, कि इंसान और इंसान के फैसले और इंसान के इज्तिमाई शऊर, वो आपको बर्बरियत की तरफ भी ले जा सकते. कुछ लोग तो ये कहेंगे कि मैं सारे रेड फ्लैग्स एम्बॉडी करता हूँ, बट सिर्फ एक चीज जो एक रेड फ्लैग उठाने से मुझे रोक रही है, फाइनल कन्वर्जन, वो ये है कि मैं बहुत स्केप्टिकल ऑफ द स्टेट हूँ. स्टेट अथॉरिटी के तो मैं बहुत ही खिलाफ हूँ. आप कह रहे हैं कि इवेंचुअल गोल आप चाहते हैं या कंसीव कर सकते हैं कम्युनिस्ट स्टेट. इज इट इमेजिनेबल दैट यू कैन हैव अ कम्युनिस्ट स्टेट विदाउट द स्टेट बीइंग अथॉरिटेरियन? Well, just so you know, it's very clear. Actually, for Marx, communism is a stateless society. So even जब कम्युनिस्ट पार्टियां रही हैं 20वीं सदी में, अभी भी हैं, of course, they never could claim कि हमने communism तक हम पहुंच गए. Communism was, for Marx, was that stage of societal development जब state, the term he used would wither away, कि वो इसके एक तरह से उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी. समाज में वो जो तजादात हैं, और and if you think about this is true, basically हम ही स्टेट को अक्सर इन्वोक करते हैं. मैं और तुम लड़ाई लड़ते हैं जमीन की पट्टी पे, एक ईंट मेरे घर के ऊपर आ जाएगी तो मैं फिर पुलिस को फोन करके कहूंगा आओ जी इसके खिलाफ पर्चा करो.
जॉन लॉक को एक लानत भेजते हुए. Yeah, exactly. So in a sense, the idea, and of course it's a very, very forward-looking idea, is that human beings can reach a point where they can consciously, collectively decide societal matters without the need for something called a state, right? Without the need for a centralizing authority जो ऊपर से आता है और जो claim करता है कि हम सबके के हक में बात करते हैं, which I agree with you entirely is a sham. That's never been the case. So yes, so that is the kind of society I want to see. Either no state or very minimal state, or state that doesn't actually have any power and is purely an administrative apparatus. Although that's hard to imagine, because powers से आप administration से निकाल सकते हैं. And I totally agree कि state का तारीख में और जदीद दौर की तारीख में खास तौर पे आपको कम ही ऐसी मिसालें मिलेंगी जहाँ पे स्टेट की अपने अंदर essentially कोई अवाम दोस्त चीज होती है. स्टेट बेसिकली जबर का आला है और वो मेरे हाथ में होगा या किसी के भी हाथ में होगा, वो जबर का आला ही होगा. ये नहीं होगा कि चूंकि मेरे हाथ में होगा तो वो जबर नहीं करेगा. तो स्टेट का इदारा ऐसा है, वो बंदे पे मुनस्सर नहीं है कि बंदा X है, Y है या Z है. वो एक उसकी बनावट, उसकी असलियत और उसका एक जो इसको कहते हैं ना एसेंस है. And especially in our societies, right, where you have this particularly colonial apparatus, जिसका ये दावा भी नहीं है ना कि हम कोई जमहूरी है. ये तो apparatus, इसका दावा ये था कि समाज पसमानदा है, लोग जाहिल हैं और चंद लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए, जो कि CSS अफसर बनेंगे या बाद अज़ां जो कि वर्दी पहनेंगे, वही बाइख्तियार है, वही समझदार है, वही मुल्क के वफादार हैं. So given that, I totally agree that we'd have to go a long way to create or to transform this state into something that could become a pro-people state. Best case scenario, we don't need it at all, but of course that's a very long-term horizon. Eye of Sauron Union Jack है और state जो है वो Ring of Power है. तो I think मार्क्स का आखिरी वही है कि इसको फेंको माउंट डूम में ताकि चीजें खत्म हो. कुछ नए मार्क्सिस्ट ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि एक्चुअली कल्चर इकोनॉमी को ड्राइव करता है. डू यू हैव एन ओपिनियन ऑन दैट, द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड इकोनॉमिक? आई मीन ऑफ कोर्स इट्स सिम्बियोटिक, but what drives what? Culture for me is just something that is historically evolved ways of doing things, right? Ways of life. So I can't possibly agree with the idea that culture drives the economy. I certainly think that culture and economy and politics, they condition one another, they affect one another, they are involved in mutually they act upon one another. But culture itself changes, right? So culture, material दुनिया तब्दील होती है, material हालात तब्दील होते हैं, तो cultural norms भी तब्दील होते हैं. तो culture भी कोई fixed चीज तो नहीं है ना कि जो आप कहेंगे बस एक तय है और बस वो एक मुसलसल just a determining force. I would prefer to look at all of these moments in the society's constitution, culture, economy, politics as mutually determining. And at any one point in time, one thing can trigger something else, but I don't think there's any permanent unidirectional sort of determination. आई नो हमने आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लिया और टाइम भी ओवर हो गया. एक फेरिस्त थी सवालों की, तो जल्दी से अगर छोटे से जवाब मिल जाए. आपने लास्ट टाइम बहुत अच्छी एनालॉजी दी थी कि मल्टी हेडेड हाइड्रा है जिससे हम लड़ रहे हैं. तो किसी ने यही सवाल पूछा था, तो क्या करें फिर इस करप्ट सिस्टम का? इज देयर एनी 3-4 पॉइंट एजेंडा कि इस करप्ट सिस्टम से हम निजात पाएं? नो लुक, मैंने तो आपको पहले कहा था कि हमारा होराइजन लॉन्ग टर्म तो है ही है. अगर आप शॉर्ट टर्म में पूछ रहे हैं, because that's what I would assume कि अगर फौरी तौर पे अगर अभी कुछ करना है, तो I think then really जो लोग ये चाहते हैं कि कुछ हो, तो वो फिर जरा they need to put their money where their mouth is and join some organizations that are actually trying. देखो हमारी एक जमात है और भी है, और मैं इज्जत की निगाह से देखता हूँ, जो भी कोई लेफ्ट की पॉलिटिक्स करता है वो एक बहुत अजीम काम कर रहा है इस समाज में, चाहे जितना भी कम. And part of the reason that we have limitations is because हम थोड़े हैं. So the short answer is कि join an organization, like because वरना तो आप भी वही कर रहे हैं ना कि आप चाह रहे हैं कि मैं जादू की छड़ी से कुछ आपको बता दूं
जबकि this takes hard work, takes organization, it takes strategy, and वो जब तक हम collectively अपने आप को किसी शक्ल में organize नहीं करेंगे, वो हमारा idea तो हो सकता है, लेकिन अमली जामा उसी वक्त हम उसको पहना सकेंगे जब हम किसी जगह पे अपने आप को पाएंगे। एक बहुत क्विक फॉलो अप इसका, कुछ आई थिंक जो एक्टिविस्ट हैं वो तनकीद भी करते हैं कि जो सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ये सिर्फ ऑनलाइन बोलते हैं, जब प्रोटेस्ट होती कुछ नहीं आता। कुछ जो जवान लोग हैं वो कहते हैं भाई हमें नहीं मिलती इजाजत, हमारा बाहर आना मुश्किल होता है, अगर हम ऑनलाइन एक्टिविज्म करें इट्स स्टिल एक्टिविज्म। यू थिंक इट्स अ लिटिल डिस्करेजिंग कि ऑन ग्राउंड एक्टिविस्ट अगर कोई तनकीद कर रहा है ऑनलाइन एक्टिविस्ट की? आई डोंट नो इफ ऑनलाइन एक्टिविस्ट टर्म ही एक मिसनोमर या ऑक्सीमोरॉन है। नहीं, मैं इसके हक में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि वैसे भी किसी पर चरखी लगाई जाए या कोई फतवा जारी किया जाए कि आप फजूल कर, ये तो सवाल नहीं है। जाहिर है लोगों की लिमिटेशंस हैं, you know, especially in our patriarchal society, women in particular. I can imagine if one did a survey, you'd find a lot more women wanting to be doing stuff but can't, so therefore express themselves in online spaces. But you know, even then, देखिए online space, मेरा मकसद ये नहीं था कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, मेरा मकसद है कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑनलाइन एक्टिविज्म करके भी किसी कलेक्टिव चीज का हिस्सा हो सकते हैं, एज अपोज्ड टू कि मैं एक इंडिविजुअल असर्शन कर रहा हूँ, मैं अपनी जात के अंदर की बात कर रहा हूँ, जो कि ठीक है, हर बंदे की कहीं से बात शुरू होती है, बट जब तक आपको ये एहसास नहीं होगा ना कि हम हैं, देयर इज अ हम, तो कोई कलेक्टिव है जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, उसकी दो फायदे हैं। एक तो ये कि it gives you, it empowers you, it makes you feel you're not alone, especially when you're up against all sorts of things, a multi-headed hydra monster. And the other thing is also curbs some of our individualistic instincts, right? Because not every battle is a battle that, I think, this is my opinion, not every battle is a battle that we must have a frontal assault on. There's some battles that we can also choose not to engage with, right? Because समाज में हर चीज को बैक वक्त ठीक करना शायद मुश्किल हो, you know, there might be, and that those are things that we think through collectively, because मेरी जात शायद चाहेगी इस चीज पे ज्यादा जोर, आप कहोगे इस चीज पे, लेकिन जब हम 10, 15, 20 लोग मिलकर तंजीम फैसला करेगी तो we will probably make the most considered decision, and that means that I can be participating in that even in online spaces, but choosing what to say something on and perhaps what to not. And I don't think there's any harm in that, in making those strategic choices. I've also realized that everyone should be wary of anybody who says I'm the only one who has the right answer. That's how cults start. ये हर दफा कोई एक इंसान ये सवाल पूछता है तो इसी से कनेक्ट करके मैं आपको सवाल आपसे पूछता हूँ। हर दफा जो सवाल पूछा जाता है वो जो भी गेस्ट हैं वो कहते हैं उनसे पूछें कोई उम्मीद है, और कनेक्टेड सवाल यही था कि कोई पूछ रहा था आर देयर अदर कंट्रीज, जिस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की रही है, कि उससे बाहर निकल के वो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज बन जाएं। सो ऐसी हैं एग्जांपल्स, और अगर हैं तो हमारे लिए भी कोई उम्मीद है? नो, आपको बहुत सारी मिसालें तो आपको वो लातीनी अमेरिका में मिलेंगी। 80 की दहाई में, देखिए 40 साल तकरीबन हो गए, 80 की दहाई में लातीनी अमेरिका में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, चिली में फौजी आमजियतें थी। ये जो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस जो हमारे मुल्क में एक ना खत्म होने वाला अजाब बन चुका है, ये दिस वाज कॉमन प्रैक्टिस। और ये अब वो मुल्क है, ये खित्ता है जहाँ पे अब पिछले आप देख रहे हैं तकरीबन अब 15-20 साल हो गए कि लेफ्ट विंग वेव वाइब्रेंट, अभी पेरू में फिर से एक बंदा मुंतखब हुआ है, you know, not without its faults and contradictions, but at least it shows कि एक बिल्कुल राइट विंग रिएक्शनरी खित्ता था पूरा, और उसके अंदर मतलब आज 20-30 साल बाद it has a different, at least ज़ाहिरी तौर पे कैरेक्टर, and not without imperialist resistance to it. No, I mean that's a big factor, right? Because the Latin America has always been American, Washington's backyard. And that has always been big part of their progressive politics, कि वो अमेरिका से, वॉशिंगटन से, साम्राज्य से जान छुड़ाना, जिसमें of course सबसे जो कमाल मिसाल तो क्यूबा की है, जो कि एक छोटा सा जजीरा है उसके बिल्कुल टिप पे, और उन्होंने 60 साल तक उनको जो है ना की नींदें हराम की हुई है वॉशिंगटन की,
जो कि कमाल है और जबरदस्त है। हालांकि क्यूबा के भी मसाइल हैं, क्यूबा के भी, लेकिन कोई भी समाज में, दिस इज द अदर थिंग, we should always hope and want something better, but we should not assume कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम आएगा तो उसमें कोई खराबी नहीं होगी, कोई बुराई नहीं होगी। ये तजर्बात है, इंसानी समाज को बेहतर बनाने के तजर्बात है। किसी ने आज से पहले किया, हम आज कर रहे हैं, हमसे बाद भी कोई होपफुली करेगा। And our job is to learn from previous experiences and to do better and to learn more. So am I hopeful? Absolutely I'm hopeful. देखो मैं तो जब मैं आपकी उम्र का था तो बहुत थोड़े लोग थे, you know, I won't say how long ago that was, let's just say 10-15 years ago. So you know, थोड़े लोग थे, and now there's a young, you know, this generation of young people, still less than the Youthia Brigade, granted, but that's because we have less, you know, there's less incentives for people to join our ranks, right? हुकूमत का साथ देना तो उसका इंसेंटिव भी तो होता है ना। तो अगर इसके बावजूद कि there is less incentive, there's repression, there's dangers, there's a significant and growing number of young people who are thinking about these questions, sometimes engaged in unproductive battles, certainly, but that's why we talk about these things, so that we can become more aware of what we're doing and do it better. So I'm hopeful. I'm hopeful if we are willing to learn and if we are willing to think. And as I say, be involved in today's battles, but also be preparing for tomorrow's battles. If we get completely just caught up in what is happening now, तो मुझे फिर थोड़ा सा अंदेशा है कि हम कल की तैयारी नहीं कर पाएंगे। हमारा मंजिल कुछ बड़ा करने का मुझे लगता है कल है। अभी हम इतने नहीं हैं और इतने ताकतवर नहीं है कि हम बहुत बड़ा तीर मार सकें, लेकिन अगर हम कल की भी आज के साथ साथ तैयारी करें तो मैं बिल्कुल पुरुमीद हूं। और मेरा ख्याल है सियासी कारकुन होता ही पुरुमीद है, वरना वो काम ही छोड़ दे। वेयर कैंडल्स, अगर चिंगारी जला के रखें तो जलती रहेगी, लेकिन जिस शोले से लोग भड़कते हैं तो आपकी खुद की कैंडल ही बुझ जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है। बुझी हुई कैंडल कई रेवोल्यूशन नहीं ला सकती। शुरू में मैंने ये सवाल पूछना था, मैं बिल्कुल ये भूल गया। सो जस्ट वी कैन एंड इट ऑन दिस। ज़रार हैड अ गुड पॉइंट कि एक तरफ मोदी है, एक तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है। अगर उन चारों मुल्कों के बीच में आपको लगता है कि हम एक परफेक्ट डेमोक्रेसी या सारे फ्रीडम ऑफ राइट्स हो सकते हैं, so that's not realist at all to think we can be a perfect utopia in the middle of these 4 countries. Yeah, look, I mean, I think that at least what we know now is that Pakistan is not, I mean, I think that we are different, but we are not, we shouldn't think of ourselves as exceptional. There's a global wave, you know, ये जो आप मुल्कों की बात कर रहे हैं वो सब हमारे इर्द गिर्द हैं। तो ये जाहिर होता है कि partly what I think that should tell us is that we have a shared task beyond our borders also. You know, हमारे हिंदुस्तान में भी हमारे जैसे हैं जो कि अपने मुल्क में मतलब नफरत की सियासत के खिलाफ लगे हुए हैं। ईरान में भी है, अफगानिस्तान में तो साफ जाहिर है जो भी है, जितना भी हमारे सामने है। एक 40 साल जब जंग मुसलसल रहे तो एक समाज को बिल्कुल आप बांझ कर देते हैं। तो that is something to sort of to focus on. And it also, yes, it certainly means कि हमें कुछ ना कुछ अपने टारगेट्स भी उस हिसाब से रखने चाहिए। But having said that, at the same time, I would say कि ये सवाल ये नहीं कि कोई और कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें नेपाल भी तो मिलता है। नेपाल में एक एपिक, उन्होंने मतलब आर्ट स्ट्रगल भी की, फिर वो पहाड़ों से उतरे, फिर उन्हें इलेक्शन लड़े, फिर वो हुकूमत कर रहे हैं। तो you know there's all types of, लातीनी अमेरिका की मैंने आपको मिसाल दी। खित्ते में अमूमी तौर पे तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, but that should encourage us to look for allies beyond our borders, but also continue to hold our own horizons. ये नहीं कि चूंकि मोदी बैठा हुआ है तो हम बस अपने हुक्मरानों को खुली छुट्टी दे दें कि जी हम मोदी से तो बेहतर नहीं। मोदी is not my horizon. My horizon is a world free of exploitation, and that includes my own country, and that will continue to be my horizon no matter what's going on around me. In any case, inshallah we see that world. I mean, Bangladesh is doing a lot of things right. अगर वहीं देख लें, not to say that they're perfect, but they're getting a lot of policies right. So हम कर सकते हैं अगर will हो, अगर कोशिश हो. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming on, and it was really enlightening. हमेशा आपसे बात करके कुछ सीखने को मिलता है. Thank you everybody for listening. Take care. Bye bye.